सब लड़ाई की बात कर रहे थे और मैं ही एक अकेला आदमी कह रहा था नहीं होना चाहिए। वॉर इज़ दैट एनिमल जिसकी शेप कब बदल जाए, कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाए, कितने दिन चली जाए, वो क्या रूप लेकर के किस किस को निकल जाए, ये जो आदमी शुरू करता है उसको ज्ञान नहीं। एस्केलेशन कंट्रोल इज अ मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ कंडक्टिंग वॉरफेयर। जब आपका एयर डिफेंस ब्रीच हो रहा हो, एयर पावर से मतलब हवाई जहाज से नहीं है, नहीं, मिसाइल है, मिसाइल, रॉकेट्स हैं, बिल्कुल। ड्रोन्स हैं, कई सिस्टम हैं। जब आपको लग जाए कि यार ये तो मेरी जो सिस्टम है हम्म, वो तो बेकार है हम्म, और अभी अगर हम इसके आगे चले तो ये हमें तोड़ता हुआ चला जाएगा, तो समझदारी इसी में है कि हथियार थोड़ी डाल। बेइज्जती में अपना रास्ता नाप लो और मे बी आगे की तैयारी करो। हो सकता है वो आगे की तैयारी करे उसको, बट द फैक्ट इज दैट वो ही रियलाइज्ड कि हम बिना रुके जहाँ चाहे हम भारत उनको स्ट्राइक कर सकते हैं। और अभी तो बहुत क्रिटिकल रास्ता हमने खोला नहीं था। जिस दिन नेवी का रास्ता खुलता उस दिन मामला अलग हो जाता। अभी तो नेवल पावर अप्लाई नहीं हुई, बिल्कुल। ठीक है, जहाँ छुपोगे वहाँ मारेंगे, विल स्ट्राइक एट विल। अभी पूरी हवाई जहाज की पावर अप्लाई नहीं हुई है, बहुत लिमिटेड। ठीक है, 1% से भी कम। और जो मिलिट्री पावर जिसको आतंक बोलते हैं ना, जमीनी ताकत, वो तो भी अनलीश नहीं हुई। जब ये सब तीनों अनलीश होते और उनके पास हवाई हमले से बचने का कोई चारा नहीं होता तो मामला बिल्कुल ही पलट जाता। दिखाते हैं कि रेडिकल है, इररेशनल है, पर पाकिस्तान इतना इररेशनल नहीं है। वो दिखाना पड़ता है उसको, थोड़े पैसे लेने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अपनी जनता को कंट्रोल करने, अपनी इज्जत भी तो बचानी है उसे। So until unless equally competent, motivated people are there to contest it on social media, you can't fight this propaganda war. और unfortunately वो हमारे साथ है नहीं. So we always lose on a propaganda war. तो प्रोपेगेंडा के मामले में हम लोग थोड़े पीछे रह जाते हैं। थोड़े नहीं है, बहुत पीछे। बहुत पीछे। तो वो तो तभी हो सकता है जब आप चाइना वाले सिस्टम लेके आ जाइए, आप सब हो जाएगा। मगर आप चाइना वाले सिस्टम नहीं ला सकते ना। आप तो एक देश, आप डेमोक्रेसी हो, आप जहाँ पे जिसको मर्जी आए आप गाली दे सकते हो। हमारे यहाँ आप बोल भी रहे हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं, सब इंटरव्यू भी चल रहा है, गवर्नमेंट की ऐसी हो रही है, देश की ऐसी हो रही है, आप आर्मी को, पुलिस को, सबको गाली दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा फ्रीडम क्या चाहिए आपको? मैं एक लाइन बोलता हूँ हमेशा, शांति है, शांत नहीं है। यहाँ पर एक जो रेडिकल आइडियोलॉजी है वो अभी भी परसिस्ट करती है, जिसका खौफ वहाँ की पॉपुलेशन को भी है। ये मत समझ लीजिएगा कि जो एक कश्मीरी की आंख में दर्द देखते हैं आप, वो सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से, वो उनकी आंख का जो दर्द है वो उनके पॉलिटिकल लीडर्स, उनके रिलीजियस लीडर्स, उनके सेपरेटिस्ट लीडर्स का भी एक भय है, जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं सकते। पाकिस्तान में के दो चीज़ें चल रही होंगी कि मैं अपनी अभी जान कैसे बचाऊँ। जिन्ना शराब भी पीते थे, सुअर भी खाते थे, शादियाँ भी उनकी अलग किस्म की हो रखी थी, और उन्होंने जब शुरू करा तो उसको सिक्युलर बना के शुरू करा। नहीं, आपको फौज में जाने की ललक ऐसी थी कि आप एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार आपने एसएसबी का इम्तिहान। या करेक्ट। देखिए, मैं तो 10वीं के बाद में जवान भर्ती होने गया था। एक मेरी आंख के अंदर पट्टी थी, एक फौज फौज फौज, ग्लैमर ऑफ वॉर फाइटिंग, लड़ाई, वीरता, वो बचपन से रहा, स्टार्ट से, और अभी भी है मेरे दिमाग के अंदर, वो बहुत चलता है। मुझे तमगों का शौक है, मैं उस तमगे के लिए कहीं भी जा सकता हूँ, काम भी कर सकता हूँ। मतलब नॉट फॉर मतलब जो मेरे टेन्योर्स हैं कश्मीर के अंदर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी थिंग। सियाचिन ग्लेशियर जिस दिन मेरा टेन्योर नंबर ऑफ डेज कंप्लीट हो गया, मैंने फट से वो तमगा लगाया अपने पास, बिकॉज यही हमारी जीवन की कमाई है। सियाचिन की ऊंची चोटियां हो या कन्याकुमारी कह लीजिए, जो अपना सुदूर दक्षिण का इलाका है, गुजरात और पंजाब, अगर आप वेस्ट में चले जाएंगे उधर, या फिर अरुणाचल चले जाइए नॉर्थ ईस्ट, हिंदुस्तान की सरहद का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा होगा जहां मेरे पॉडकास्ट के आज के मेहमान ने उन्होंने उसकी निगहबानी नहीं की होगी। और कश्मीर तो उनके जर्रे जर्रे रग रग में बसा हुआ है। चिनार के पत्ते भी जानते होंगे कि ये ऑफिसर यहाँ पर सेना की ड्यूटी करने के लिए नहीं, बल्कि एक रहनुमा बन के आया था। उसकी छाप आज भी वहाँ पर सुनाई देती है अगर आप कश्मीर जाएंगे तो। और उनकी कहानी बस इतनी नहीं है, कहानी में थोड़ा सा ये है कि माँ बाप ने उनका नाम जो रखा, नाम रखा देवेंद्र। देवेंद्र कहते हैं देवताओं के राजा को, और उसके बाद उसमें लग जाता है प्रताप, मतलब देवताओं के राजा जैसा प्रताप हो। तो इसके लिए आपको इस धरती पर जब आप पैदा होंगे तो काम करना होगा, और उस काम की गवाही देते हैं उनके सीने पे सजे हुए मेडल, जिसमें परम विशिष्ट सेवा मेडल, जिसे PVSM कहते हैं, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, और न जाने कितने मेडल है। फहरिस्त लंबी पड़ जाएगी जब एक के बाद एक आप उन मेडल्स को देखेंगे। तो मेरे पॉडकास्ट के आज के मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप
पांडे जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार। ये सर का छोटा सा परिचय है, क्योंकि हमें थोड़ी ही देर में एक झलक दिखानी पड़ती है कि भाई आज हम किनको लेके बैठे हैं। अगर आप उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, और जो कि जानना चाहिए, तो आप ये किताब पढ़िए। ये किताब है शोल्डरिंग विद पैशन, रिंग साइड व्यू ऑफ एन इमर्सिव मिलिट्री लीडर, लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे, PVSM, और फिर इनके बाद एक के बाद एक इनके जो शौर्य और यशोगान की गाथा है वो इसमें है। सर, इस किताब में ना एक शब्द है, मिलिट्री लीडर। लीडर तो लीडर होता है, मिलिट्री लीडर और पॉलिटिकल लीडर में क्या डिफरेंस है, पहले वो आपसे मैं जानना चाहूँगा। ये बड़ा आपने खतरनाक सवाल किया। या मेरे ख्याल से मिलिट्री, आई हैव टू थिंक, मिलिट्री लीडर को जब आदेश देता है, उसके एक आदेश के ऊपर कई जानें जाती हैं, और वो जो जाने जाती हैं वो एक बड़ा विलिंग जाने जाती हैं, और वो देश के लिए होता है। वो कभी भी एक उसकी अपनी पर्सनल क्या कहते हैं ग्लोरी के लिए या अपने किसी पर्सनल प्रमोशन के लिए, रिवॉर्ड के लिए नहीं होता है। क्योंकि जब जाने जाती हैं तो ये एक बहुत ही बहुमूल्य चीज़ होती है। और ये जो सोल्जर होता है या जो उसका जूनियर ऑफिसर होता है, उसका इसके साथ में कोई पॉलिटिकल, रिलीजियस, कास्ट, लैंग्वेज कोई रिश्ता नहीं होता है। ये एक रिश्ता होता है जो हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन के ऊपर उसकी जो कार्यशाला है, उसकी पर्सनालिटी है, उसके जो काम करने का तरीका है, उसका जो कनेक्शन है, वो उससे बनता है। एक पॉलिटिकल लीडर एक अपने पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के लिए काम करता है, या उसका एजेंडा होता है, उसको पावर का एजेंडा होता है, उसको कंट्रोल का एजेंडा होता है, और वो कई लीवर से काम करता है। वो लीवर होता है बांट का, किसी एक धर्म समुदाय को साथ लेके चलना, या किसी एक कास्ट समुदाय को लेके चलना, या किसी रीज़न की वजह से। हो सकता है वो फार्मर एजिटेशन हो सकता है वो ट्रक यूनियन का मामला हो, वो किसी और कॉज से लेके चलता है, वो देश के लिए नहीं होता, राइट। इवेंचुअली वो देश के लिए भले ही रिजल्ट करता हो, और उसके अंदर भी जान माल का इंसाइटमेंट के ऊपर हो सकता है, एक्साइटमेंट के ऊपर हो सकता है, बट वो अपने होशो हवास में आदमी अपने जान को निछावर कर दे, वो ऐसी हालत एक पॉलिटिकल लीडर के साथ नहीं पड़ती है। तो मिलिट्री लीडर हैज़ टू बी लीडिंग बाय एग्जाम्पल, और बिल्कुल एक्सपोज होता है, वो साथ रहता है, उसको मालूम है जवान को ये क्या खाता है, क्या पीता है, क्या भाषा बात करता है, इसके घर में क्या प्रॉब्लम है, इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या है, सब पता होता है जवान को, छुपा नहीं रहता कुछ। तो ही हैज़ टू लीड दैट लाइफ। उसको जवान से हर चीज़ में आगे होना पड़ता है, फिजिकली फिटनेस में उसको आगे सेट करना पड़ता है। या वो जवान तो आपको देख रहा है कि आप फिजिकली फिट है कि नहीं है, मेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है, प्रेशर लेके आप आते हैं कि नहीं, पढ़े लिखे कितने हैं, क्या आप भयभीत होते हैं, नहीं होते हैं, आपका रिएक्शन ऊपर वाले और नीचे वालों के साथ क्या है, वो सब ऑब्जर्व करता है। हर चीज़ का क्युमुलेटिव होता है रिस्पेक्ट, और उस बेस्ड ऑन दैट रिस्पेक्ट वो अपनी जान देने के लिए तैयार होता है। और वो इमोशन में जान नहीं जाती है, बड़ी कैलकुलेटेड होती है। आप आज जा रहे हैं इसके ऊपर अटैक करने के लिए, या आपके ऊपर अटैक करने वाला है, तो कोई बोले सो निहाल, हर हर महादेव के नारे से आपको जोश भर के नहीं मार हो सकता। आपकी ट्रेनिंग, आपकी पर्सनालिटी, आपका जो लीडर है, वो आपको वहाँ पे बांध के रखता है देश के लिए, राइट। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आपने सर शुरू में ही कहा कि जो मिलिट्री लीडर होता है, उसके एक आदेश, उसके एक फैसले से देश के हित में, राष्ट्र के लिए जान जा सकती है। वो देश का दुश्मन ही होगा, समाज का दुश्मन होगा, उसी के लिए, मतलब वेलफेयर के लिए और राष्ट्र को सबसे ऊपर रखते हुए फैसला। आपने भी अपने जीवन में बहुत सारे ऑपरेशंस किए हों, कभी आपकी उंगली कांपी या एक बार को रुकी, सामने में दुश्मन था कि किसी की जान ले लूँगा,
मतलब जो डिसीजन करते टाइम थोड़ा सा नहीं होता कि वेबरिंग माइंड की यार मार ही दूं इसको, या कोई सेल्फ डाउट टाइप ऐसा कभी आपके लाइफ में कभी आया क्या? नहीं, देखिए, जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो जो उंगली चलता है वो आपकी ट्रेनिंग टेक ओवर करती है, अच्छा। राइट। अब आपकी इतनी ट्रेनिंग हो जाती है कि अगर आपके ऊपर शेयरिंग हो रही हो तो आपको पता है कि चलते हुए अगर शेयरिंग होती है तो आवाज़ आने पर अगर इस तरफ से आवाज़ आ रही है तो मैंने कहाँ पे आर्ट पकड़नी है और कैसे आगे का मूवमेंट करना है। आपकी जब फायर करना है तो हरकत हो रही है तो एक स्प्लिट सेकंड के अंदर आपने फायर करना है। देयर इज़ आप एक अलग किस्म के पर्सनालिटी हो जाते हो, राइट। जो आप कह रहे हैं वो जब चूज़ करने की बारी आती है, हरकत हो रही है, मैं काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में हूँ, वो जो आदमी मेरे सामने से गया उसके पास हथियार है या लकड़ी का कुल्हाड़ा है, ये डिसाइड करना है, राइट। और फिर फायर करना है कि टेररिस्ट या सिविलियन है। बिल्कुल। उस टाइम पे आपकी हाथ की उंगलियां जो हैं बिल्कुल बर्फ़ होती हैं। अच्छा। ठीक है, बिकॉज आपको ये डिसाइड करना है कि मैं उसको जाने दूं तो मेरे हाथ से निकल जाएगा, दोबारा नहीं आएगा, और अगर मैंने फायर कर दिया तो हो सकता है एक आम आदमी इनोसेंट की लाश सामने पड़ी हो। तब ये आदमी का जो दिमाग है पशुपेश, तो एक बहुत ही, कई लोग हमसे पूछते हैं कि जो आरआर की ड्यूटी है और एक नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन की ड्यूटी है, बिल्कुल, उसमें क्या फ़र्क है? उसमें फ़र्क ये है कि हमारे सामने दुश्मन है, हमें पता है, हरकत करेगा गोली मार दूंगा, दर्द भी नहीं होगा। इस तरफ क्या है कि अगर मैं फायर करूंगा, गलती से फायर के अंदर एक इनोसेंट की जान जाती है, क्योंकि यहाँ पे मिक्स है, लाखों इनोसेंट हैं, एक टेररिस्ट है, ठीक है, हज़ारों इनोसेंट हैं, एक टेररिस्ट है। उस भीड़ के अंदर ऑपरेशन के दौरान गोली चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। और वो जो स्विच है, आपकी पूरी ट्रेनिंग कन्वेंशनल लड़ाई की होती है, मारने की होती है, एक गोली एक दुश्मन, एक गोली एक दुश्मन, फायर करना है, सरवाइव करना है, और सडनली आपको काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में डाल देते हैं। आपके दिमाग को फ्लिप करना, चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है, बट करना पड़ता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब ऐसा ऑपरेशन जिसमें सामने से आपकी तरफ गोली चल रही हो तो फिर गोली चलाने में एक बार को हिचक नहीं होती, आप बेहिचक गोली चला के बॉर्डर के अंदर। मगर जब आप जंगल में हैं, शहर के अंदर हैं, गांव में हैं, और आपके ऊपर गोली का फायर हो रहा है, आपको मालूम है कि आपके सामने टेररिस्ट है, मगर फिर भी आप फायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि उस टेररिस्ट के सामने आगे पीछे कोई बच्चा, औरत या बेगुनाह। तो वो टाइम आता है आपको सोचने के लिए, और बहुत चीज़ें होती हैं। सडनली टेररिस्ट हथियार डाल देता है, और आपको मालूम है कि बहुत ही ख़तरनाक टेररिस्ट है। हमारा जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर से 3 साल में निकल करके वापस उसी काम में करेगा, या हो सकता है बच जाए, हो सकता है वो और लोगों को टेररिस्ट बनने पे मजबूर करे। कोई नहीं देख रहा है आपको, और ट्रिगर आपके हाथ में है, आप उसको मार सकते हैं, जजमेंट आपके हाथ होती है। मगर हमारा देश का कानून, हमारा जो कल्चर है, हमारे देश की सोच है, ये जानते हुए भी कि आगे खूंखार आदमी है, बहुत ही मुश्किल होता है, ऐसा काम करना नामुमकिन होता है। सर ये बताइए, इस तरह का ऑपरेशन जब कभी किया हो और आपने किसी इंसान पे, सामने वाले पे ये समझ के कि ये बेगुनाह है, इनोसेंट है, ये आतंकी नहीं है, आपने ट्रस्ट कर लिया हो और वो आपका ट्रस्ट धोखे में बदल गया हो, आपको लगा यार ये गलती हो गई, मैं तो जिसको सोचा था। हुआ था ऐसे, कई बार ऐसे हुए हैं, एक बार नहीं हुआ है। मैं 95 में कंपनी कमांडर था, एक पोस्ट है सिरामा पोस्ट करके, अच्छा, साउथ कश्मीर में मैंने इस्टेब्लिश किया था, और उसके अंदर एक ऑपरेशन था, एक वहाँ पे लोकल टेररिस्ट था, और हम लोग कई दिनों से उसके पीछे पड़ा था, यंग लड़का था, और बट हमारे पास उसकी फोटोग्राफ नहीं थी, पहचानते नहीं थे हम। हमें खबर लगी कि वो अपने गांव में आया हुआ है, अपने मामा के घर में या किसी के घर में आया हुआ है, और हम तुरंत मूव हो गए। और अभी हमें वहाँ गए हुए कुछ ही समय हुआ था, तो जैसे ही गए हमको गांव के बाहर ही 2 लड़के मिल गए, हमें रास्ता नहीं पता था उसका, और स्पीड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने फटाफट वो 2 लड़कों को पकड़ा और 2 क्यूआरटी बनाई, एक क्यूआरटी कहीं और गई एक लड़के के साथ में, दूसरी क्यूआरटी मेरे साथ चली, और वो लड़का फटाफट हमको अपने उस मामा के घर में ले गया। अब हम जब जाने लगे नज़दीक तो उसने रोका मुझे, कहता है कि साहब आप मेरे को मार देंगे जान से, आप मेरे को थोड़ा अपना रुमाल दे दीजिए और मैं मुंह बंद कर लेता हूँ। तो मैंने उसका रुमाल दिया अपना, और उसने मुंह
अपना छुपा लिया, जाहिर सी बात थी। और हम वहाँ पहुँचे और जब हम पहुँच गए उसने हमको घर दिखा दिया, कहता अब हमको जाने दीजिए। उसका काम निकल गया, हमने उसको जाने दिया। यहाँ हमने उसको जाने दिया, 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, वापस आया वो बाय द वे। अच्छा। वो मुझे अपना रुमाल, कहता साहब आपका रुमाल रह गया था, वो दे के गया। एक मे बी 1 मिनट और 2 मिनट्स के अंदर जो दूसरे रेडियो सेट से मेरे को कॉल आया कि सर आपके पास में वो बंदा कहाँ पर है। हमने कहा अभी था, अभी छोड़ दिया। कहते सर वही था, टेररिस्ट। ठीक है। सो गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, बिकॉज जिसको पकड़ने के लिए हम कितनी देर से चल रहे थे, वो मेरे हाथ के अंदर, मैंने उसको हाथ पकड़ के मैं लेके जा रहा हूँ और मेरे हाथ से निकल गया। तो बट शुड वी टेक इट एज अ डिफीट? शुड वी टेक इट एज अ लॉस? शुड वी टेक इट एज अ रिस्क? रिस्क हुआ है। कई एक बहुत ही ख़तरनाक टेररिस्ट था, उसका नाम था कारी यासिर। कोई 10-1 साल से पहले कश्मीर के पार था, POJK में था, वहाँ लॉन्च कमांडर था, यहाँ पे वो रिसेप्शन कमांडर हो गया। और मेरी जब पोस्टिंग हुई वहाँ एज ए ब्रिगेड कमांडर, तो ही वॉज अ स्ट्रेटजिक टास्क कि पूरे नॉर्थ कश्मीर के अंदर जैश लश्कर HM का जो आने जाने का कंट्रोल, फाइनेंसिंग, एवरीथिंग, वो सब कंट्रोल करता था। और उसके साथ में एक बहुत ख़तरनाक जैश की टीम थी, 7-8 आदमियों की। और एक ऐसा समय आ गया था, लोग सोचने लगे कि ये गोस्ट है नहीं। अच्छा। और ऐसे ही मतलब समझ गया। या तो मेरे को ये टास्क दिया, ये कम चेक कर लो कि एक्चुअली में है कि नहीं है। ठीक है, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, हो सकता है हमारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो। सो एक रोज़े का टाइम चल रहा था, रमज़ान का, और एक इफ्तार पार्टियाँ होती हैं उस टाइम 30 दिन। तो जैसा नॉर्म है, तो एक किसी यूनिट के अंदर इफ्तार हो रहा था, मैं भी इफ्तार पे गया हुआ था वहाँ पर। और जब सारे सिविलियन आते, मैं सिविलियन से मिलता था, मैं काफ़ी मिलता था उनके साथ, तो सबसे मिला विला, सब कुछ हो गया, इफ्तार ख़त्म हो गई। अगले दिन मैसेज आया मेरे पास कि कारी यासिर ने बोला कि आपसे मिले हम कल, हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा। तो हाथ मिला के चला गया था। अब वो ठीक है, उसके लिए बहुत हीरोपंती की बात होगी, और हमारे लिए भी किसी को लगेगा बुरा, बट मुझे कोई बुरा नहीं लगा, बिकॉज इन सब चीज़ों के अंदर अगर आप रिग्रेट और खुशी या उसमें चलेंगे तो आपका थोड़ा सा टाइम बहुत वेस्ट होता है इन सब चीज़ों में। ठीक है, 1-2 महीने के बाद में वो उसको मार दिया हम लोगों ने, मगर ऐसा अनेकों बार हो। अच्छा, जब आप इतने टेन्योर निकालते हैं तो ये होगा सब ही चीज़ें होगा। होती, कई चीज़ें आपको पता होती हैं, ये हमको पता थी। ठीक है, और मुझे यकीन है कि और भी ऐसे लोग मिले होंगे जो टेररिस्ट रहे होंगे टेररिस्ट लेकिन होंगे, बच गए उन्होंने बनने बताया के। नहीं। सर, अभी रिसेंटली सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की चर्चा है, और आपसे वो सवाल आप जिससे मिलेंगे वो पूछेंगे, क्योंकि आप कश्मीर को आपसे बेहतर मेरे ख्याल से बहुत कम जनरल जानते होंगे। चप्पा चप्पा मेरे ख्याल से आप घूमे होंगे पाँव पैदल। अभी हम लोगों ने जो पहलगाम की घटना के बाद जो मिलिट्री रिटेलिएशन हमारा था, उसको 4 दिन में ही हमने पाकिस्तान की जो हालत की वो दुनिया देख रही है। लेकिन चौथे दिन आते आते ही अचानक से अनाउंसमेंट होता है कि सीज़ फायर हो गया। आप आज फौज में एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, आपको जब पता चला कि सीज़ फायर हो गया, आपका क्या रिएक्शन था? मैं 3 चीज़ पूछता हूँ। एक रिएक्शन तो ये हो गया कि अरे यार, इतने दिन बाद मौका मिला था और हम उस पर कार्रवाई कर ही रहे थे, अभी तो 4 दिन में ये हालत है, 7 दिन 8 दिन करते पाकिस्तान को अब की बारी बता देते कि आतंक क्या होता है। दूसरा ये है कि चलो अच्छा हुआ यार, लड़ाई कभी भी अच्छी नहीं होती है, दोनों तरफ से लोगों की जान और माल दोनों का नुकसान था। और तीसरा एक रिएक्शन ये भी आ सकता है, यार दिस वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट बैक POJK, हम ले सकते थे, मिस कर गए। आपका क्या रिएक्शन था? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि कोई अगर ये हाँ, कश्मीर के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ़ हूँ, ठीक है, मगर ये कहना कि मैं कश्मीरियों को समझता हूँ अच्छी तरह, अच्छा। ये गलत है। ठीक है, क्योंकि कश्मीर ही नहीं, कहीं भी किसी भी पॉपुलेशन को समझना नामुमकिन होता है। हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत समझते हैं, ठीक है, मे बी मेरा शायद इंटेंशन हमेशा साफ रहा, तो थोड़ा सा मुझे वहाँ प्यार ज़्यादा मिल गया। मगर ये कहना कि मैं किसी की सोसाइटी के समझ जाऊँ, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उनको ही समझना बड़ा मुश्किल होता है। सो ह्यूमन माइंड इज़ वेरी वेरी कम्प्लेक्स, और जब कई लाख लोग मिल जाते हैं तो वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है। टू एक्चुअली डिफाइन पीपल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। इस सिंदूर के बारे में बात करें तो आप मेरे कई पॉडकास्ट हैं,
डे वन से मेरे स्टेटमेंट्स हैं न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी, और आज मैं फिर से एक बार एम्फेटिकली बताना चाहूँगा। इनफैक्ट एक ऐसे चैनल के अंदर बात होती जहाँ पे सब लोग, एक दो फौजी भी थे और 3-4 बहुत सीनियर, कोई जर्नलिस्ट, कोई स्ट्रेटजिस्ट और कोई डिप्लोमेट, सब किस्म के लोग थे। सब लड़ाई की बात कर रहे थे और मैं ही एक अकेला आदमी कह रहा था कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरा एक मानना है कि वॉर, और समझिए कि वॉर इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, जियो पॉलिटिक्स इज़ इन माई ब्लड, राइट। और मैं उसका एक स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत पढ़ने में मज़ा आता है। मैं आपको नाम नहीं बता सकता, बट मैं आपको एक एसेंस बता सकता हूँ लड़ाई का। वॉर इज़ दैट एनिमल जिसकी शेप कब बदल जाए, कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाए, कितने दिन चली जाए, वो क्या रूप लेकर के किस किस को निकल जाए, ये जो आदमी शुरू करता है उसको ज्ञान नहीं होता। अच्छा। ठीक है, और जिसको ज्ञान होता है वो यही कोशिश करता है यार शुरू ना करो, शुरू ना करो। और बड़ा रीसेंट एग्जाम्पल है, जब हमास ने वो कार्य किया, उसने नहीं सोचा था कि उसके ऊपर क्या बीतेगी। ठीक है, गाज़ा वालों के ऊपर क्या बीतेगी। इजराइल ने भी जब शुरू करा था तो उसको नहीं पता था कि ये लड़ाई 3-4 साल चल पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है, सेम यूक्रेन रशिया के अंदर, न यूक्रेन न रशिया न यूरोपियन यूनियन और ना ही अमेरिका को ये पता था कि ये रूप ले लेगी। ठीक है, छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट गलवान का, जिसमें हमारी 40 बेशकीमती शहीद हो गए, मर गए, जाने गई, और उनकी चाइनीज़ की कितनी जाने गई वो भी फिगर डालने की ज़रूरत नहीं है, बट जो मुझे ज्ञात है वो कम से कम 3 गुना जाने गई। वो छोटी सी चीज़ पे स्टार्ट हुआ था, एक तंबू लगाने के ऊपर। ठीक है जी, बिल्कुल, राइट। एक टेंट था जिसको हटाना था, बस इतना ही था मामला। और उन्होंने 24 घंटे मांगे, फिर 24 घंटे मांगे। उस 24 घंटे के अंदर जो फ्लैश पॉइंट स्टार्ट हुआ वो 4 साल चला। ठीक है, बिल्कुल। वो तो दोनों देशों की मैच्योरिटी थी कि वो उसके आगे नहीं बढ़ा, वरना आप ये समझिए कि इंडिया और चाइना दोनों तहस नहस हो जाते हैं। राइट। सो जो आदमी लड़ाई समझता है वो ये नहीं चाहेगा कि जिंगोइज्म के अंदर चलो आप। राइट। और मैंने बहुत मौतें देखी हैं अपने सामने, और कई मौतों का गिला अपने कंधे पे चलता है। ठीक है, कोई पॉलिटिकल लीडर, समझदार राजनेता वो ऐसा डिसीजन लेना नहीं चाहेगा जो जिससे उसके कंधे पे अचीवमेंट हो जाएगी, मगर अगर वो अचीवमेंट्स जो आप कह रहे हैं वो मुझे बिना लड़े मिल जाए तो हमने वो क्यों रास्ता ना अपनाना चाहिए। बिल्कुल, भले ही थोड़ा समय लगे। ऑपरेशन सिंदूर जो ऑपरेशन था वो लॉन्च हुआ, पहलगाम की जो 22 की शाम को जो कार्यवाही हुई, दर्दनाक और बिल्कुल घिनौनी बिल्कुल कार्रवाई हुई, उसके लिए हुआ। उसके लिए स्टेटमेंट यही था, जिन्होंने काम किया और जो उनके आका हैं, जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनको मिट्टी में मिला दिया जाए। जब आपने मिशन स्टेटमेंट अचीव कर लिया, अब आपको वो देखना है कि व्हाट इज द एग्जिट पॉलिसी। एग्जिट पॉलिसी निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और वो एग्जिट पॉलिसी आपने अपने लिए नहीं रखनी है, आपने दुश्मन को भी देनी है। वो ये ताली दोनों आपसे बच रही है। दुश्मन कितना भी गिरा हो, ठीक है, आपका तो नुकसान होगा ही होगा। और जितना ज़्यादा गिरा इंसान होता है वो ये कोशिश करता है कि आप भी उसकी तरह नीचे गिर जाओ। उसकी तो मिट्टी पलीद है ना, वो तो यही चाहता है कि आप भी गिर जाओ, और छोटी सी चोट आपको पहुंचाएगा वो उसके लिए जीत है। आपकी बड़ी सी बड़ी नुकसान दुश्मन की आपके लिए हार है, बिकॉज वो, और स्पेशली पाकिस्तान, वो नोशन ऑफ विक्ट्री पे काम करता है। सो ऐसी हालत के अंदर मैं शुरू से ये बोलता रहा कि भाई जितना हो गया उतना अच्छा है, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान ने ट्राई किया आगे बढ़ने का, फिर उसके ऊपर पनिशमेंट हुई। पनिशमेंट फिर भी नहीं हुई सेकेंड डे, फिर भी सिंबॉलिज्म रहा
कि यार देखो हम तुमको यहाँ टच कर लेंगे, तुम देख लो, आगे मत चलो। पर तीसरे दिन जब उसने पंगा लिया तो फिर उसको एक अच्छा झटका देना जरूरी था, जो दिया गया। और वो झटका देते ही अगर उसने ना बोल दिया तो एक जिम्मेदार देश फिर भी आगे चले तो आप में और उस देश के अंदर जो गैर जिम्मेदार है में क्या फ़र्क है। तो कई चीज़ें हैं जो मुझे नज़र आती हैं, वो है एक जिम्मेदारी। एस्केलेशन कंट्रोल इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर्म ऑफ कंडक्टिंग वॉरफेयर। एस्केलेशन कंट्रोल वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज वो आपके हाथ में नहीं है। वो आपकी जो पीछे पॉलिटिक्स है, मीडिया है, इंसाइटमेंट है, एक्साइटमेंट है, इमोशन है देश का, वो आपको ड्राइव कर रहा है आगे चलने के लिए। सक्सेस इज ड्राइविंग फॉर मोर सक्सेस। दूसरी तरफ जो दुश्मन है वो भी कोशिश कर रहा है कि मुझे थोड़ी सक्सेस मिल जाए और मैं पीछे चलूं, मुझे भी अपने घर में मुंह दिखाना है। बिल्कुल। जब ये कंपटीशन शुरू होता है ना, टू स्टॉप इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो समवेयर जब झटका आया, पाकिस्तानियों को शायद अकल आ गई या जो भी उसका रीज़न होगा, इट मे बी अ स्ट्रेटेजिक पॉज इवन फॉर द पाकिस्तानीज, बट आई ऑलवेज फील द डिसीजन टू डू एज मच एज वॉज रिक्वायर्ड। जहाँ पे आपको सुई का काम करना है वहाँ तलवार क्यों चलानी। आपको अचीव करना था, कई चीज़ें आपने अचीव करी उस मैसेज की। जहाँ छुपोगे वहाँ मारेंगे, विल स्ट्राइक एट विल, ये मैसेज देना था। दूसरा मैसेज देना था पूरी दुनिया को, कितनी बार बता दिया ये टेररिस्ट स्टेट है और आप उसको देखभाल करे जा रहे हो, और हम बार बार होता है हम छोड़ देते हैं, बट इस बार हम मार देंगे, और हमने मार दिया। दुनिया को आपने बता दिया। तीसरा जो 22 अप्रैल का जो इवेंट था, इंसिडेंट था, सबसे ज़्यादा रोष किसको था? दुनिया को तो कोई रोष नहीं है, पाकिस्तानियों को कोई रोष नहीं है, किसको रोष था? देश को रोष था। देश को क्या चाहिए? बदला। अब वो आप बदले की फॉर्म को कहीं तक ले जाओ, काट काट के बोटी बोटी कर दो, ठीक है, उसी में घुस जाओ और आप उसी में सन जाओ, ठीक है, या आपने जो बदला लेना था आपने ले लिया और अब हमको आगे देश को प्रगति के रास्ते पे जाना है। वो सोच है, यही राजनीतिक सोच है, यही बड़ी सोच है। सर, इसमें एक चीज़ आप की बातों में दो बात है। एक, आप कह रहे हैं कि इतने सारे लोगों के बीच में चर्चा और बातचीत में मैं शायद ऐसा इंसान था जो कि अगर पूछा जाए तो मैं युद्ध का पक्षधर नहीं हूँ, कि वॉर हो। मैं सही कह रहा हूँ कि आप चाहेंगे कि युद्ध नहीं हो। दूसरी तरफ जो पहलगाम जैसी घटना होती है, पूरा देश गुस्से में है और सिंबॉलिक मारा था। मैं जब पूछ के मारा, बताने के लिए मारा था कि क्यों मार रहे हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई हमने अपनी फ़ौज को कहा है कि आतंक को ख़त्म करिए, अपने लिमिट में रखिए, जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है आप करिए। जब ये बात होती है तो इसमें जाहिर तौर पे जो फ़ौज के जनरल होंगे, वो हमारी सरकार ने कहा होगा सीमा पार नहीं करना है, LOC पार नहीं करना है। आप चूँकि जनरल रहे हैं वहाँ पे, आप जैसा ऑफिसर जब कार्रवाई करने की सोचता तो वही सोचता जो आज के डेट में ही आप कुछ और तरीके भी, कुछ और मेजर भी हो सकते हैं। देखिए, मैं तो उसमें नहीं हूँ सोच विचार के अंदर जी। ये कहना कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने बोला हुआ कि आप LC मत पार करिए, IV मत पार करिए, ऐसा नहीं बोला हुआ। अच्छा। प्रधानमंत्री ने एक बड़ी ओपन स्टेटमेंट दी है जी। बिहार के अंदर, वो पॉलिटिकल रैली के मधुबनी में बोला था उन्होंने बोला इस टेररिस्ट एक्ट के पीछे जो लोग शामिल हैं और जो उन्होंने इसको कार्यान्वित किया है उनको हम मिट्टी में मिला देंगे, कल्पना से बड़ी सजा देंगे। कल्पना से बड़ी सजा, ये दिया ना कल्पना जी, बिल्कुल। सो उनकी कल्पना क्या थी? बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक। अब ये कल्पना से बड़ी सजा है कि नहीं है कि तकरीबन उनके 150 टेररिस्ट मारे गए। टेररिस्ट मारे गए तो 150 तो क्या, जब मैं कोर कमांडर था तो 250-300 टेररिस्ट हमने मार दिए थे, ठीक है। टेररिस्ट मारा नहीं है, सिंबॉलिज्म भी। बहावलपुर में मारा, मुरीदकी में घुस के मारा। आपने उस जगह को जो ग्लोबल हेडक्वार्टर है उसको आपने तहस नहस कर दिया, ख़त्म कर दिया, पूरी दुनिया को बता के किया। इससे बड़ी शर्म पाकिस्तान के लिए क्या हो सकती थी, राइट? इससे बड़ा झटका, बिकॉज वाई वॉज बहावलपुर या मुरीद के सिलेक्टेड? उनको मालूम है कि सब कुछ होगा जम्मू कश्मीर में होगा, हमें इसमें क्या है, वहाँ पे बहावलपुर मुरीद के में इंडिया कभी क्रॉस नहीं करेगा, कभी हिट नहीं होगा, बिल्कुल, ठीक है।
हम तो सेफ हैं। हम्म, मेरी तरफ से उस बार बार ना नंबर पे लोग चलते हैं। हम्म। मेरी तरफ से बहावलपुर मुरेद के अंदर एक भी टेररिस्ट नहीं मरा होता। तो अभी गिराया तो बहुत बड़ी बात। हिट करना बहुत बड़ी बात होती है। साइकोलॉजिकल डेंट। साइकोलॉजिकल ये चीज़ हम लोग समझते नहीं है। हमें नंबर चाहिए होता है, 200 मारे, 300 मारे, 400 मारे, एक के बदले 100 मारे, ऐसे नहीं होता। जब दुश्मन को परास्त करना होता है, उसको दिमाग में परास्त करना होता है, शॉक करना होता है। दैट्स एन अल्टीमेट शॉक। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई और तरीका अपनाया कि हो सकता है मैंने तरीका कोई और अपनाया होता, और जब मुझे कोई ये ऑफर करता तो मैं इस तरीके को मानता। बिकॉज ये डिस्कशन होता है ना, राइट। प्लानिंग होता है। ऐसा नहीं है कि एक आर्मी चीफ या फिर नहीं, सिंगल आदमी का तो सिंगल आदमी, देयर इज अ ग्रुप, कम है, देयर आर बिल्कुल। डिस्कशन व्हिच टेक प्लेस, बिकॉज ये बड़ा टफ डिसीजन होता है। आपको ये भी यकीन करना है कि आपका देश जो है लड़ाई के अंदर जा करके एक अपने विकसित भारत के रास्ते से भटक जाए। ठीक है, सारी दुनिया चाहती कि आप लड़ो, कोई नहीं चाहता कि आप न लड़ो। ठीक है, पाकिस्तान चाहता है, और जो आपके देश जो इमोशनली चाहते हैं उनका रीज़न दूसरा है, मगर जो हमारे घर के देश के दुश्मन हैं वो भी यही चाहते हैं कि आप लड़ाई में जाओ। सडनली शुरू हो जाएंगे लड़ाई में, क्यों नहीं गए? ठीक है, क्योंकि वो मालूम है कि जो जीत की क्या सीमा है, आप जहाँ तक भी जाएं उसके बाद बोलेंगे तुम और आगे क्यों नहीं गए। ठीक है, वो तो जिम्मेदार नहीं है। राइट, एज अ मिलिट्री प्रोफेशनल, एज प्रैक्टिशनर ऑफ वॉरफेयर, राइट, एज पीपल हु डिसाइड स्ट्रैटेजी, रणनीति, जो भी पढ़ा लिखा जनरल होगा वो रास्ता एक बैलेंस का निकालेगा। अच्छा। आपका काम भी हो जाए और लाठी भी न टूटे। मुझे लगता है कि जो आज की डिस्पेंसेशन है फौज की, बहुत ही अच्छा उन्होंने जवाब दिया। सर, आप चूँकि साइकोलॉजी की साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, इस बार 4 दिन में पाकिस्तान सीज़ फायर करने की हालत में आ गया। उसको लगा कि भाई अब इससे आगे तो कोई चारा ही नहीं है। अब दुनिया जो भी कहानी कह रही हो कि ट्रंप ने किया, 4 दिन बाद ट्रंप साहब पलट गए कि नहीं मैंने तो कुछ मीडिएशन नहीं किया था, वो बड़ बोले हैं इसलिए उधर की तरफ मैं नहीं जाऊँगा। ये जो 4 दिन में हुआ, इसके पीछे ये है कि भारत ने पहले तो आतंकी ठिकानों पे हमला किया 9 जगहों पे, फिर बाद में सरगोधा जैसी जगहों पर भी हमारे मतलब हमने बॉम्बिंग की और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल्स का यूज़ हुआ, और उसको लेकर कई तरह की बातें कि उनका परमाणु एस्टैब्लिशमेंट वहाँ था, ये था। जिस इंटेंसिटी से हम लोगों ने मारा है पाकिस्तान को इस बार, वो 4 दिन में ही उसे ही लग गया कि इस बार मामला कुछ और हो सकता है क्या, इसलिए वो घुटने के बल बैठ गया तुरंत 4 ही दिन में। इंटेंसिटी की बात मैं कर रहा हूँ। इंटेंसिटी तो है ही है, इंटेंसिटी इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। अच्छा। जब बॉक्सर होता है ना, समझदार बॉक्सर वही है कि जब उसको मालूम चला है कि मैंने अपने दोनों हाथ खड़े रखे हैं, सर झुकाया हुआ है उसके पीछे, मगर फिर भी पंच अंदर आके लग जा रहा है। अच्छा। तो इसका मतलब मेरा जो डिफेंस है वो कहीं गलत है। अच्छा। राइट। और जब लड़ाई होती है दो देशों की, उसमें आज ही नहीं, जब से एयर पावर आई है तब से एयर पावर का बड़ा हक वो होता है। जब आपका एयर डिफेंस ब्रीच हो रहा हो, ठीक है, एयर पावर से मतलब हवाई जहाज से नहीं है, नहीं, मिसाइल हैं, रॉकेट्स हैं, बिल्कुल, ड्रोन्स हैं, कई सिस्टम हैं। जब आपको लग जाए कि यार ये तो मेरी जो सिस्टम है वो तो बेकार है, और अभी अगर हम इसके आगे चले तो ये हमें तोड़ता हुआ चला जाएगा, तो समझदारी इसी में है कि थोड़ी बेइज्जती में अपना रास्ता नाप लो, और मे भी आगे की तैयारी करो। हो सकता है वो आगे की तैयारी करे उसको देखने के बाद में, बट द फैक्ट इज दैट वो ही रियलाइज्ड कि हम बिना रुके जहाँ चाहे हम भारत उनको स्ट्राइक कर सकता है, और अभी तो बहुत क्रिटिकल रास्ता हमने खोला नहीं था। अच्छा। जिस दिन नेवी का रास्ता खुलता उस दिन मामला अलग हो जाता। अभी तो नेवल पावर अप्लाई नहीं हुई, बिल्कुल, ठीक है, अभी पूरी हवाई जहाज की पावर अप्लाई नहीं हुई है, बहुत लिमिटेड, ठीक है, 1% से भी कम। और जो मिलिट्री पावर जिसको आतंक बोलते हैं ना, ज़मीनी ताकत, वो तो भी अनलीश नहीं हुई। जब ये सब तीनों अनलीश होते और उनके पास हवाई हमले से बचने का कोई चारा नहीं होता, तो मामला बिल्कुल ही पलट जाता। तो ये समझदारी है। वो दिखाते हैं कि रेडिकल है, इर्रेशनल है, पर पाकिस्तान इतना इर्रेशनल नहीं है। वो दिखाना पड़ता है उसको, थोड़े पैसे लेने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अपनी जनता को कंट्रोल करने, अपनी इज्जत भी तो बचानी है उसे, तो इसीलिए ये वाला।
अच्छा, आप चूंकि कश्मीर और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और इस ऑपरेशन की, हमने बहावलपुर को मार लिया, मुरीद को मार लिया, ऐसे 9 मेरे ख्याल से 20 या 21 जगहों की बात कही जा रही है। मान लीजिए मैं 21 पे भी कर देता, हिंदुस्तानी फौज अटैक कर देती, उसे नेस्त नाबूद कर दिया जाता, आपको लगता है कि पाकिस्तान में आतंक ख़त्म हो जाता है, या ये रक्त बीज के संतान है, एक बूंद गिरती फिर दूसरा पैदा हो जाता है? ये जो गुंडागर्दी है, टेररिज्म का जो वायरस है, जो धर्म का एक वायरस होता है ना, रेडिकल वायरस, धर्म है, पर धर्म में भी एक रेडिकल थॉट होता है। जो रेडिकल थॉट होता है उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ठीक है। आज पाकिस्तान जो जिस हालत पे है, पिछले 30 सालों में, 35 सालों में उनकी एजुकेशन सिस्टम के अंदर सिर्फ मदरसा और उसमें भी एक रेडिकल आइडियोलॉजी की थॉट प्रोसेस है, वो अमेरिका से दी हुई है या उनकी खुद की। सारे बच्चे तो रेडिकल है नहीं, सऊदी अरेबिया में तो रेडिकल नहीं है, कतार के जो बाकी लोग हैं वो रेडिकल नहीं है, वो तो पूरी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप दुबई चले जाइए, बिल्कुल मॉडर्न ज़िंदगी है, वो भी इस्लाम वाले हैं। ठीक है, वहाँ पे मॉडर्न पढ़ाई हो रही है, दुनिया इंग्लिश बोलती है, वो औरतों को आज़ादी मिलती चली जा रही है। ठीक है, मगर जब एक देश ये कहता है कि यार हम तो 7वीं सेंचुरी की, वो जो कंपटीशन कर रहा है ना, वो कंपटीशन किससे कर रहा है? टर्की से कर रहा है, वो कंपटीशन सऊदी अरेबिया से कर रहा है। असीम मुनीर साहब बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ही दूसरा देश है जो कलमा पढ़ने से पैदा हुआ। जब आप एक आइडियोलॉजिकल बेसिस को ही बदल रहे हो, बिल्कुल, ठीक है, जिन्ना ने पैदा करा पाकिस्तान को, एक्चुअली बिना लड़ाई के पैदा करा, लालच था और ब्रिटिशर्स की रिक्वायरमेंट थी, एक पाकिस्तान बना दिया गया। राइट, जिन्ना शराब भी पीते थे, सुअर भी खाते थे, शादियां भी उनकी अलग किस्म की हो रखी थी, और उन्होंने जब शुरू करा तो उसको सिक्युलर बना के शुरू करा, और एक्चुअली में कोई खून खराबा नहीं हुआ पाकिस्तान के लिए, तो कितनी आसानी से मिल गया। सो जब आप एक नैरेटिव ही लोगों का दिमाग ख़राब करने के लिए गलत करते हो, तो आपका रास्ता ही हमेशा गलत रहेगा। तो आपने अपने बच्चे ही गलत रास्ते पर पैदा किए। ये आसिम मुनीर और जो आज की जनरेशन उनकी सीनियर लीडरशिप की है, वो ज़ियाउल हक के टाइम की है। ज़ियाउल हक जब थे तब ये लोग ट्रेनिंग में आए थे, और उस टाइम पे इनकी आर्मी इस्लामाइज नहीं थी। राइट, इनकी आर्मी मॉडर्न थी, थोड़ी प्रोफेशनल थी, बट ज़ियाउल हक एक बैकग्राउंड था उनका भी अपना, एक थोड़ा सा मुहाजिर टाइप आइडियोलॉजी थी, इंडिया से गए थे, भारत से गए थे, तो जो अपने देश को छोड़ के जाता है उससे ज़्यादा ही नफरत होती है, प्यार कम होता है। आसिम मुनीर की भी फैमिली का यही हाल है, वो भी जलंधर के रहने वाले हैं, और वैसे ही मुशर्रफ का था। तो तीनों बहुत ही रेडिकल थे हमारे खिलाफ, और प्लस वो एक नई जगह जा कर के उनकी जो काबिलियत है, उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मैं सबसे अच्छा मुसलमान हूँ। ठीक है, सो जब आप ये कंपटीशन में चलते हो ना, तो उनकी भी ये लीडरशिप अभी कंपटीशन में है कि सबसे ज़्यादा अच्छा मुसलमान कौन है। राइट, तो वो एक पूरी सोसाइटी उनकी एक अलग फेथ में चली गई। भाई इस्लाम तो रहा नहीं ना वहाँ पे, कहने को इस्लाम है, बट वो रेडिकल है, बिल्कुल रेडिकल। जब वहाँ बॉम्बिंग हो रही है, कोई शिया को मार रहा है, कोई शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी को मार रहा है, आप जहाँ भी चलते कत्लेआम हो रहा है। ठीक है, लड़कियों को उठा करके जैसे जेल में बंद कर रखे हैं वैसे चल रहा है। वो बिल्कुल ही एक अलग आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। तो जो देश एक्चुअली में सो कॉल्ड कलमा के ऊपर तैयार हुआ, मक्का मदीना का देखभाल करने वाला, वो एक मॉडर्न रास्ते पे चल रहा है। ठीक है, दुबई, कतर, कुवैत सब मॉडर्न रास्ते पे चल रहे हैं, मगर ये देश ये प्रूव करना चाहता है कि वो उनसे ज़्यादा मुसलमान है। कट्टर, एक्चुअली दे आर ऑल कन्वर्टीज। ठीक है, अब उनको तो प्रूव करना ज़्यादा जरूरी है ना, कि ज़्यादा अपने आप को दिखाने के लिए, साबित करने तो उन्होंने ये जो जहर है अपने पूरी एजुकेशन सोसाइटी में डाल दिया। जब तक वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी ये चेंज नहीं होगा, उनका चेंज होना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, सो ये जो टेररिज्म का मामला है ना, ये दिमाग का फितूर है, वो जाएगा जल्दी नहीं। अलकायदा जब स्टार्ट हुआ था तो 4 लोगों से स्टार्ट हुआ था, आज उसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये रक्त बीज है, ये कभी जाएगा नहीं। ये तब जाएगा जब सोसाइटी में चेंज होगा। मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूँ। आपने चूँकि आसिम मुनीर की बात की, तो अभी आसिम मुनीर के दिमाग में क्या चल रहा होगा? इधर से पिट गया, पाकिस्तान की हालत आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में के 2
चीज़ें चल रही होंगी कि मैं अपनी अभी जान कैसे बचाऊं। अच्छा, जान कैसे बचाओ? हाँ, क्योंकि किस्मत उसकी अच्छी है। किस्मत ये अच्छी है कि जो एक मोस्ट पॉपुलर लीडर है इमरान खान, वो पश्तून है, ठीक है, पठान है, पठान। ठीक है, जेल में है और वो अभी आउट ऑफ सर्किट है, राइट। जितनी भी टॉप जो लीडरशिप इसके खिलाफ थी, जिससे इसको भय था, इसको इसने ख़त्म कर दिया, जेल में डाल दिया, कोर्ट मार्शल कर दिया, आउट कर दिया, ठीक है। शहबाज शरीफ की जो लाइफ है और इनकी लाइफ है, पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों की एक साथ चलने में, राइट, बिल्कुल। और कंटेस्ट कोई नहीं है आज की तारीख में, इसलिए बचे हुए हैं वो। उन्होंने बस ये सोचना है कि हमने अपनी ज़िंदगी अभी कैसे बचानी है, कैसे आगे चलानी है, राइट। वन इज़ दैट। मगर जो सेकंड उसके दिमाग में चल रहा होगा कि ये जो ऑप सिंदूर को बोला है प्राइम मिनिस्टर ने पॉज के लिए, पॉज है, अब मैं किस तरीके से इसके अंदर आग डाल करके ट्रिगर करूं, क्योंकि भारत का पाकिस्तान से लड़ाई में उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है, क्योंकि जो पाकिस्तान आर्मी है उसकी इज्जत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है देश के अंदर, और इसके बाद में वो कितनी भी झूठ बोल लें और भी कम हो जाएगी, राइट। या वो नैरेटिव चला लें कि हम तो जीत गए, हमने इंडिया को हरा दिया, उनकी ऐसी तैसी कर दी है, और जो एक गोली है उनकी जनता खा ले, तो शायद वो बिना कुछ गलत काम किए आगे कुछ समय चल सके। मुझे लगता है कि 6-7 महीने के अंदर वो कुछ ना कुछ गलत करेगा, बड़ा करेगा, कश्मीर में शायद न करेगा। आदत है वो, कुछ ना कुछ खुरपेच हो सकता है। हाँ, जो रेडिकल आइडियोलॉजी है ना भैया, जो आदमी 26-27 लोगों को धर्म के नाम पे मरवा सकता है, जिस तरह मरवा सकता है, और उसको मालूम है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कुछ भी कर सकता है। सर, इसमें आप मुनीर की बात हो रही है, जो पिछले जनरल की आपने जनरल जिया की बात की, मुशर्रफ साहब की बात हुई, उनकी बात हुई। पाकिस्तान का इतिहास तो हम सब जानते हैं, ये जनरल वर्दी उतारते हैं और शेरवानी पहन के सत्ता में बैठ जाते हैं। तो जो 5-6-7 महीने की आप बात कह रहे हैं, उसमें इंटरनल और सीमा दोनों मिला के आपको ये संभावना भी लग रही है कि आसिम मुनीर वर्दी छोड़ के शेरवानी पहन के शहबाज जेल के अंदर? अभी वो जो शेरवानी पहनने वाला टाइम ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया। अभी ये स्मार्ट हो गए हैं। देखिए 10 साल 15 साल पहले ये सब चल जाता था, अच्छा, ठीक है। अब जो देश की जनता है वो भी आपसे अकाउंटेबिलिटी चाहती है। ओके। तो अगर आपको सही पावर चाहिए, एंजॉय भी करना है, मौज भी करनी है, पावर भी रखनी है, मगर जिम्मेदारी किसी और के सर पे डाल देनी है, अच्छा, तो मैं ऐसा क्या काम क्यों करूं? तो वो सब कुछ है, पावर उसके पास में है। वो कल मैं एक वो सुन रहा था, कोई लोकल गवर्नर है वहाँ लाहौर में या कहीं पे, वो कह रहा है कि जन साहब ने बोला है मुरीदकी के अंदर जो आपका डिस्ट्रक्शन हुआ है वो पूरा ठीक ठाक करा देंगे। अच्छा। तो जब सिविलियन कहने को पावर में है बट पावरलेस है, तो ऐसे फसाड से तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। मतलब पपेट को बिठा रखा है और पीछे से अपना आप चलाते हैं। स्मार्टर, व्हाई शुड आई हैव पावर इन फ्रंट? फिर तो लोग अकाउंटेबिलिटी और सवाल भी पूछेंगे। तो मतलब अभी पाकिस्तान के अंदर आप तख्ता पलट आपको तुरंत नहीं, तख्ता पलट किसकी होगी? शहबाज शरीफ तो इज अ टूल। उसको मालूम है, उसकी शक्ल बताती है कि वो बेचारा दाएं बाएं चल रहा है, पीछे भी। दूसरा सर, अभी आप कह रहे थे प्रोपेगेंडा की बात हो रही थी कि भाई पाकिस्तान चाहे तो जो भी कह ले, और ये है भी, क्योंकि वो तो 25 दावे कि हमने राफेल को मार गिराया तो फलाना कर लिया, हमने इतने मार दिए जल्दी। ये प्रोपेगेंडा जो है सिर्फ इंटरनेशनल लेवल की नहीं। मैं अब आ रहा हूँ कश्मीर की तरफ। जब आप कश्मीर में काम करते होंगे, जो इंटरनेट भी है, मैसेज और चीज़ें बहुत जल्दी पहुँच जाती है, तो ये आपके काम करने में मदद कर रहा था या इससे नुकसान था? मतलब एक फॉल्स नैरेटिव अगर किसी ने सेट करने की कोशिश की तो आप काउंटर में सही चीज़ भी बता सकते हैं, और एक हो सकता है कि आप सही कर भी रहे लेकिन वो दब जाता हो, और उसका दूसरा उल्टा जो नेगेटिव जो कोई चाहता हो वो ज़्यादा हो। आपको किस तरह की सिचुएशन का आपने कश्मीर में? नेगेटिव, देखिए सोशल मीडिया, आपका बच्चा हो चाहे मेरा बच्चा हो, ठीक है, आप उसको कितनी भी अच्छी चीज़ें सोशल मीडिया में डाल दीजिए, वो देखने के बनिस्बत तो उसने गलत पे ही जाना है। अच्छा, एक उम्र का होता है ना, जो एक टीनेजर होता है, टीनेजर तो छोड़ दिए, आज तो बड़े बुजुर्ग भी 18 से 20-25 साल की उम्र की। 18 से 25 साल के अंदर तो है ही है, बट मैं रेडिकल आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं और गलत कंटेंट की बात नहीं कर रहा। जो रेडिकल आइडियोलॉजी वाली चीज़ है उसमें गवर्नमेंट कुछ भी बोले अच्छी,
वो अच्छी लगेगी नहीं। आप भी जब जवान थे तो नहीं अच्छी लगती थी, मैं भी जब जवान था तो अच्छी लगती थी। हमारे माँ बाप जो भी बोलते थे वो चीज़ ख़राब ही लगती थी, मगर पड़ोस के अंकल आंटी जो बोलते थे वो सब सही लगता था। ठीक है, सही बात है। आपका दोस्त बोलता था कितना भी गलत हो, शराबी हो, ड्रग लेता हो, मगर आपका दोस्त ही दोस्त था। मगर आपके माँ बाप जो आपके पास एक्चुअली में प्यार करते थे, खाना खिलाते हैं, देखभाल करते हैं, वो आपको कभी अच्छे नहीं लगते, बिकॉज वो आपको बोलते थे कि बेटा पढ़ाई से मेहनत से काम करो, लगन से रखो, खेल कूद में थोड़ा कम ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये बोलते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया है ये इतना फ्लैट है कि जो भी कंटेंट है वो आपको जब शेप करने लगता है और बहुत ही स्मार्ट मुंह से शेप करता है, वो ये समझ लेता है कि ये आदमी क्या देखना चाहता है। वो हर एक आदमी को शेप नहीं करता, वो ये देखता है कि वनरेबल कौन है, दिमाग से कमज़ोर कौन है, कौन ग्लैमर की तरफ देख रहा है हथियार, कौन ये बिलीव करता है कि इंडिया ऑक्यूपाई करता है, कौन धर्म के नाम को देखता है, कौन ये बिलीव करता है कि ISS सही है, कौन बिलीव। सो ये जो चीज़ें हैं बड़ी जल्दी सोशल मीडिया में डेटा मैपिंग से तुरंत नज़र आती है। पहले आपको घर घर जा करके एक आदमी को देखना पड़ता था कि यार ये इसके पे मैं टाइम लगाऊं कि नहीं लगाऊं। ठीक है, अब आप वो ट्विटर पे चलिए आप, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन कौन जो है आपके साथ में। ठीक है, बिल्कुल। हर मैं राइट विंगर हूँ तो राइट विंगर मालूम चल जाएगा, जो लेफ्ट विंगर है वो लेफ्ट विंगर मालूम चल जाएगा, जो हिंदूवादी है वो हिंदूवादी है, जो मतलब हर चीज़। सो सिलेक्शन हैज़ बिकम दैट मच ईजी। अब उसको शेप करना क्यूरेटेड कंटेंट डाल डाल करके, फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में डाल करके उसके पास भेजना इज़ वेरी। हर एक आदमी को टेररिस्ट थोड़ी बनाना है, आपको तो कुछ को बनाना है और आपको उसमें कुछ में से थोड़े से कुछ को काम चलाना है। तो इट इज़ बिकम वेरी इजी और उतना ही डिफिकल्ट लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम चाइना में तो रहते नहीं हैं जहाँ पे सब कुछ बैन हो जाए, कंट्रोल कर दिया, ब्लॉक लगा दिया, फिल्टर लगा दिए, कंटेंट वही आएगा जो जैसे आप फिल्टर लगा दो तो सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी, यार क्या बात करते हो, फिल्टर लगा दिया, हमारी तो प्राइवेसी आप जा रही, हमें देखने तो हम डिसाइड करेंगे। सो जब आप डेमोक्रेसी में रहते हो तो ये आपकी वीकनेस होती है। प्लस आर लॉ सिस्टम, गवर्नमेंट फंक्शनिंग सिस्टम, जो लोग रेडिकल थॉट वाले हैं वो एक आइडियोलॉजी से चलते हैं, जहर से चलते हैं। उनका मिशन होता है जिंदगी भर यही काम करना। एक जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है वो क्या करती है, जितना काम है उतना काम करें, टेन्योर बेस्ड है। ठीक है, मैं तो पेपर से काम चलता है, मैं सोशल मीडिया पे क्यों जाऊं। सो अनटिल लेस equally competent, motivated people are there to contest it on social media, you can't fight this propaganda war. और unfortunately वो हमारे साथ है नहीं, so we always lose on a propaganda war. मतलब प्रोपेगेंडा के मामले में हम लोग थोड़े पीछे रह जाते हैं। थोड़े नहीं है, बहुत पीछे, बहुत पीछे, बहुत पीछे। जो भी सरकार है, कोई भी गवर्नमेंट, अमेरिका है, इंग्लैंड है, इजराइल है, रशिया है, जितने भी पावरफुल देश हैं, सब के सब प्रोपेगेंडा के मामले में हमेशा रेडिकल थॉट से पीछे रहेंगे। भाई कुछ तो रेडिकल थॉट के अंदर होगा कि स्वीडन जैसे देश के अंदर क्रिश्चियन लड़की उठ करके पढ़ी लिखी सभ्य परिवार में सब कुछ है, वो ये बिलीव करने लगती है कि मैंने जा करके ISIS की कंट्री में, वो क्या नाम है उसका, बगदादी के साथ जाके रहना है, और वहाँ जा करके वो ये भी बिलीव करने लगती है कि मेरे साथ में जो रेप हो रही है, मैं जो बच्चा पैदा कर रही हूँ वो मैं जिहाद के लिए पैदा कर रही हूँ। इतनी बड़ी सोसाइटी में हो जाता है। आप हमारी सोसाइटी बात करें जहाँ पे अनपढ़ जो गंवार जाहिलों की कमी नहीं है। सो इट्स सो इजी है। ऐसे में एक चीज़ बताइए, जब कश्मीर में अभी जैसे ये वाली घटना हो गई, 4 हो 5 हो 6 हो, जो भी टेररिस्ट थे आए, उन्होंने फायर किया और आज तक वो पकड़े नहीं गए। हमारी ही ज़मीन पे थे, पहलगाम में थे और वहाँ से वो भागे। एक फ़ौजी के तौर पे जब आप ऑपरेशन करते हैं, बाकी आप कितना भी फोर्स लगा लीजिए, अगर ये लोकल वहाँ की आपकी मदद करेंगे तो आपके लिए तो काम चुटकियों का हो जाएगा, तुरंत पकड़ लेंगे, और नहीं तो फिर आप कितने लोगों को पकड़ पकड़ के करेंगे, भगवा देंगे। तो जो कहते हैं विनिंग हार्ट्स एंड माइंड, जो फ़ौज का वहाँ पे परम उद्देश्य रहा, उसमें पूरी तरह से लोग उतना अभी भी आज के डेट में भी साथ नहीं आए हमारे फ़ौज के। आपके पिताजी के 4 बच्चे रहे होंगे, कितने भी बैलेंस से काम किया, वो सारे चारों बच्चे उनसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ठीक है, आज आपका प्रधानमंत्री है,
ठीक है, बीजेपी के हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, बट बीजेपी के ही लोग सारे 100% सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ठीक है, अब वही आप चीज़ कश्मीर में लगा दीजिए। अच्छा। आप सद्भावना कितनी भी कर लीजिए, मगर ये कहना कि 100% लोगों को आप सेटिस्फाई कर लेंगे और अपनी तरफ कर लेंगे, इम्पॉसिबल है। सद्भावना तो जो आपके साथ हैं उनको अपने साथ रखने के लिए, ठीक है, राइट, जो अच्छे लोग हैं उनकी देखभाल करने के लिए, और ये कोशिश करने के लिए जो आपके साथ नहीं है, जो गलत हैं, थोड़ा बहुत उनमें से बंदा मोटिवेट होकर सही हो जाए तो ठीक हो जाए। अगर ये सद्भावना से ही इतना आसान होता पूरा कर देना, तो पूरी दुनिया के अंदर टेररिज्म खत्म हो जाता, रेडिकल थॉट खत्म हो जाते। सद्भावना इज टारगेटेड, उसके कई पहलू थे। सद्भावना का पहला पहलू था जब बिल्कुल टेररिज्म पीक के ऊपर था, एजुकेशन नहीं थी, पानी नहीं था, खाने को नहीं मिलता था, मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो उस टाइम पे आर्मी जहाँ जहाँ पे थी उसने एक तरीके से सद्भावना के थ्रू उनको मलहम लगाने की कोशिश, ये नहीं था कि आपने टेररिस्ट मारना है, ठीक, कि सद्भावना के थ्रू मैं तुम्हें सद्भावना दूंगा, तुम मुझे टेररिस्ट का नाम बताओ, वो तरीका ही दूसरा है। अच्छा, ठीक है, अब स्कूल का मास्टर थोड़ी आपको बताएगा कि टेररिस्ट कहाँ है, उसको पता भी नहीं होगा कहाँ पर है। यही काम इंटेलिजेंस का होता है। तो जब एक गांव के अंदर 1000 लोग रहते हैं और उसमें 10-12 लोग, 20 लोग सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट को, उतने मिलेंगे आपको, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और माहौल वहाँ का जो जगह है वो जगह पथरीली है, जंगल वाली है, वहाँ पे आप लाखों लाख लोग लगा दें तो काम आपको ढूंढना मुश्किल हो जाए। जो टोपोग्राफी है वो बहुत टोपोग्राफी है अलग, और जब वो ट्रेन टेररिस्ट है उसको खाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उसको छुप के रहना है, 10 दिन छुप के रहना है। आप आए वहाँ पे 10 दिन जंगलों में सर्च किया, फिर आप चले गए दूसरे जंगल की तरफ, अब वो बाहर से निकल आएगा बिल के और फिर सर्वाइव करेगा। सो विदाउट लोकल सपोर्ट रहना मुश्किल है, मगर 100% लोकल सपोर्ट आपको नॉन स्टॉप नहीं चाहिए। वहाँ पर थोड़ी देर आपको चाहिए ना, राशन चाहिए, एक दिन आ गया राशन उठाया, आप मूव करके कहीं और, अब आपके पीछे कोई चल तो रहा नहीं जाने के लिए, ट्रैक करने के लिए आप कहाँ जा रहे हो। और जब तक आप फौज को बताओगे भी, तब तक जब तक फौज आएगी तब तक वो आप कहीं से कहीं निकल गए। सो इट इज़ अ वेरी वेरी पेशेंट वर्क, राइट। बट आप 22 अप्रैल की जो बात बताते हैं, लॉट ऑफ पीपल से कि इंड फेलियर था। इतने कैसे सैकड़ों हज़ारों जो केस होंगे जो बच गए हैं, इतने टेररिस्ट को मार दिया है, वो तो इंड फेलियर नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक आध जगह तो फेलियर होगा ही होगा, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा होंगे। यू कांट से कि मेरा इंटेलिजेंस हर टाइम में परफेक्ट होगा। अमेरिका जैसा बड़ा देश, पावरफुल, पैसे की कमी नहीं, प्रोपेगेंडा की कमी नहीं, कितने टेरर अटैक बचा पाया। वो तो 9/11 हो गया उसके खुद के अंदर, 5 हवाई जहाज घुस गए अंदर बिल्डिंगों के अंदर। सो जो ये टेरर अटैक है ना, जो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड होता है, उसको रोकना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, हम बचाते रहते हैं, ठीक है, वो अटैक के ऊपर अटैक कर रहा है, हम तो नहीं अटैक कर पा रहे ना उसके ऊपर। अटैक तो तभी होगा जब वो ख़त्म हो जाए। पर आप डेमोक्रेसी में रहते हो, आप उठा के लोगों की पिटाई नहीं कर सकते। एक जगह आप पिटाई कर देते हैं, उसके अंदर पूरे ह्यूमन राइट्स, एवरीबॉडी, और आप ही लोग शुरू हो जाते हैं बोलना, बिल्कुल, कि भाई वहाँ पे हादसा हुआ था, आपने 3 लोगों को उठाया, आपने उनकी पिटाई कर दी, देखो नाक पाँव से खून निकल रहा है, ये कैसी फौज है। तो कश्मीरी भी यही बोलता है, आपके हाथ में लॉ है, उनके हाथ में गन है, तो हम तो आपकी थोड़ी सुनेंगे, हम तो उनकी सुनेंगे। नहीं, इसका तो एक वाक़या सर हमने देखा, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, उन चैनल में काम करता था, और हर जुम्मे के दिन का ये रेगुलर फीचर था कि जैसे नमाज ख़त्म हुई उसके बाद हमारे पास वीडियो आते थे जिसमें काला झंडा, कई बार ISIS का भी झंडा होता था, और पत्थर फेंकते हुए कश्मीरी नौजवान दिखाई देते थे। तो शुरू में 1-2 बार हमें लगा कि ये अचानक से हो गया, बट देखा कि नहीं, दिस इज़ रूटीन, मतलब नमाज अदा करना है, उसके बाद जो ये काम करके जाना है, 500 रुपये के लिए करते हो, 700 किसी के कहने पे करते हो, जो भी करते हो। फिर हम लोगों ने दिखाना बंद कर दिया। अब चूँकि आपने जिक्र छेड़ा इसलिए पूछूंगा, जब ये डेली की इस तरह की घटना होती है, फ़ौजी वहाँ पे चल रहा है, वो गाली दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, तमाम तरह की भद्दी भद्दी बातें कह रहा है, अपने अंदर को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है एक फ़ौजी के लिए इस सिचुएशन में? मुश्किल होता है, बट वो चाहता यही कि मुश्किल हो और आप हमारे पर फायर करो, आप रिएक्ट करो। आप रिएक्ट करोगे तो 1 से 4 बनेगा, 4 से 5 बनेगा, वो इशू इंटरनेशनलाइज होगा, लोग उसके बारे में बात करेंगे। मुद्दा तो ये, क्या पूरा कश्मीर चाहता है? नहीं, वो लोग चाहते हैं जो इंस्टिगेटर्स हैं,
वो जो पीछे चला रहे हैं वो चाहते हैं कि वहाँ पे आग लगे। तो एक आम, बट एक भी और भी चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैं जब कोर कमांडर था, मैं जब GOC भी था, मैं जवानों से बात करता था इन सब चीज़ों के बारे में, और मुझसे ज़्यादा मैच्योर हमारे जवान थे। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मैं कुरेदता था उनको, क्या करोगे क्या करोगे, वो कहते थे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर वो पैसे के लिए कर रहे हैं, अगर मैं एक गोली मार दूंगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो ये होगा कॉन्सिक्वेंस, हमने क्यों मारना, हमें कंट्रोल रखना है, ये हमको भड़काने की कोशिश होती है। वो ज़्यादा समझदार है, समझता है वो चीज़, और ये एक्सपीरियंस है ना, ओवर टाइम बिल्कुल एक्सपीरियंस हमारा। तो आपको लगता है कि जो अंदर में जो अपनी ज़मीन पे रहने वाले कश्मीरी जो रेडिकलाइज्ड है वो एक एलिमेंट है, और दूसरा एलिमेंट है कि उसको जो पाकिस्तान की तरफ से सप्लाई लाइन जो आती है, जो कुछ एक लोग इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं, पैसे का सप्लाई करते होंगे, आर्म्स देते होंगे, उसको रोकने का कोई मैकेनिज्म आपको लगता है हो सकता है? बहुत कंट्रोल हो रखा है ना। आप 90s का सिनेरियो देखिए, 2000 का सिनेरियो देखिए, 2010 का सिनेरियो देखिए, और आज का सिनेरियो देखिए, बहुत चेंज है। बहुत चेंज। मगर ये कहना कि वो टैब बिल्कुल बंद कर दीजिए और ज़ीरो हो जाए, वो नहीं होगा। तो वो तो तभी हो सकता है जब आप चाइना वाली सिस्टम लेके आ जाइए, यहाँ पर सब हो जाएगा। मगर आप चाइना वाली सिस्टम नहीं ला सकते ना। आप तो एक देश, आप डेमोक्रेसी हो, आप यहाँ पे जिसको मर्जी आए आप गाली दे सकते हो, ट्विटर के ऊपर बोल दो, सब जगह लोग बोलते हैं मीडिया वाले कि हमारा गला बंद किया, हमें बोलने नहीं देते। ठीक है, पर बोल ही तो रहे हैं। ठीक है, आप चाइना में तो ये भी नहीं बोल सकते ना। हमारे यहाँ आप बोल भी रहे हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं, सब इंटरव्यू भी चल रहा है, गवर्नमेंट की ऐसी हो रही है, देश की ऐसी हो रही है, आप आर्मी को, पुलिस को, सबको गाली दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा फ्रीडम क्या चाहिए आपको? हिंदुस्तान में जितनी फ्रीडम है वो तो आप किसी दूसरे आप ये अमेरिका में जाके नहीं बोल सकते। ठीक है, जाके झंडा चला दीजिए वहाँ पर। ठीक है, या वहाँ पर रशिया का झंडा चला के दिखा लीजिए, अभी आप तुरंत चले जाएंगे जेल के अंदर। ठीक है, और बचाने वाला भी कोई नहीं आएगा, पिटाई होएगी। वो तो हमारे यहाँ पे लोग पाकिस्तान का झंडा उठा लेते हैं और फिर भी दुनिया इग्नोर करती है। ठीक है, सो हमारा देश ही अलग है। पाकिस्तान में जब इंडिया का झंडा उठा कर दिखाओ, तो वो कई, अभी कोई एक मैडम है अरफा खानून या पता नहीं कौन, और वो जो हमारे गवर्नर है केरला के साथ में बातचीत हो रही है। आरिफ मोहम्मद खान की बात करें, आरिफ मोहम्मद खान की, हाँ, आरिफ साहब के साथ बात हो रही है, एक्सलेंसी आरिफ मोहम्मद जी के साथ। तो वो कुछ बोल रही थी, उन्होंने बोला कि आप चले आइए, आप पाकिस्तान क्यों जाना चाहती हैं, आपको वहाँ आज़ादी लगती है तो। सो ये कहना बड़ा आसान है। ठीक है, बट जब आप डेमोक्रेसी में रह रहे होते हो तो आपको छोटा बड़ा लेके चलना पड़ता है। ठीक है, इट्स नॉट सो ईजी। राइट सर, एक चीज़ बताइए कि इस बार मैं एक और जनरल साहब का ही बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अमूमन पहलगाम और उसके आसपास के इलाकों को 1 मई के करीब हम खोलते थे। उससे पहले पूरा सिक्योरिटी ड्रिल और सैनिटाइज किया जाता था। वो इसलिए भी होता था क्योंकि आगे अमरनाथ की यात्रा होती थी, पहले पहलगाम नहीं तो बालटाल के जरिए होती है। इस बार 20 तारीख को वो चीज़ें खोल दी गई और 22 तारीख को ये घटना हो गई। क्या ये 20 और 1 तारीख के बीच का जो गैप है उसमें कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी रह गई, या कोऑर्डिनेशन की था भी बहुत अच्छा, लेकिन चूंकि हुआ और थोड़ा वक्त से पहले इसका फ़ायदा आतंकियों ने उठाया, और आने वाले दिनों में इसके लिए वजह से आपको ज़्यादा मुश्किलें होंगी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए? देखिए, आपका ना 2 क्वेश्चंस आपके उसमें नज़र आते हैं। एक लगता है कि जैसे शक भी चलती है कि हो सकता है जल्दी खोला गया हो, राइट, और ये इंसिडेंट हो गया। जी, राइट। मैं डायल बैक करूँगा कि एक खबर ये भी चल रही है कि 2 महीने से पहले पहलगाम के बारे में जो ये खबर सैटेलाइट इमेजरीज की डिमांड प्लेस की गई, एक मैक्सार कंपनी थी और पाकिस्तान बेस्ड एक कंपनी ने वहाँ से इसके बारे में काफ़ी जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश की। 2-3 चीज़ें हैं बड़ी क्लियर इसके अंदर। मैं एज अ नॉर्मल पर्सन मैं इसके अंदर कनेक्शन नहीं देखना चाहूँगा, क्योंकि एक टूरिज़्म का जो प्रेशर है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है, और 4-5 साल के अंदर नई नई जगह खुली हैं वहाँ पर टूरिज़्म के लिहाज से। 370 के बाद, 370 के बाद बहुत जगह जगह किनारे किनारे, गुरेज में खुल गई, क्या आते हैं, तिलेल वैली में खुल गई, कोई कुपवाड़ा के आगे खुल गई, हर नई नई जगह पे लोग खुल रहे हैं, एंड बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस है और उसके लिए काम चल रहा है। तो नेचुरली अगर मेरा बिजनेस 1 मई से शुरू होना है तो मैं चाहूँगा 10 दिन पहले, 20 दिन पहले हो जाए। ठीक है, इतना कैलिब्रेशन कि वो आप 20 दिन पहले गवर्नमेंट खोल दे और मैं 22 अप्रैल को ये अटैक कर दूँ, मे बी
नॉट करेक्ट टू प्रिज्यूम, Okay. राइट। इंटेलिजेंस का काम है उसके ऊपर ध्यान से गौर देना, करना चाहिए उनको। बट मुझको नहीं लगता कि ये ऐसे कोई, बिकॉज दीज क्लियरेंसेज कम फ्रॉम नंबर ऑफ लेयर्स, Right. ठीक है। सेकंड है सिक्योरिटी की वहाँ पे कमी, ठीक है। एक मेरा बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, चप्पे चप्पे पे फौज नहीं हो सकती। Yeah. चप्पे चप्पे पे फौज नहीं हो सकती है। वो तभी हो सकता है जब हर एक जगह पे आदमी सतर्क रहे, अलर्ट रहे, और कोई चीज़ आपको शकिया पता चलती है तो आप उसके बारे में कहीं ना कहीं आर्मी को या पुलिस को बताएं, ठीक है। सो यहाँ पर भी फौज होनी चाहिए, वहाँ भी फौज होनी चाहिए। इतनी फौज नहीं है, ना इतनी सीआरपीएफ है, ना इतनी बीएसएफ है कि हर जगह पे लग सकती है। ये सारी चीज़ें इंट बेस के ऊपर चलती हैं, राइट। और अगेन ये स्लिप अप है एक, जहाँ पे इन्होंने आइडेंटिफाई किया बसीरन, इसी को छोड़ करके ये हो सकता है कोई और भी जगह आइडेंटिफाई कर सकते थे, राइट। तब ये फोकस और बसीरन का नाम ही नहीं आता, हमको उस नई जगह का नाम पता चलता, जिस जगह पे होता, जिस जगह पे होता। तो कश्मीर की वैली के अंदर, चाहे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में आप कहीं भी जाइए, कोई ना कोई ऐसा एक्ट आप कर सकते हैं। वहाँ थोड़ी सहूलियत ज़्यादा है क्योंकि जंगल है, पहाड़ियाँ हैं, थोड़ा मुश्किलात है, और बाकी जगहों के ऊपर क्या है कि लोग पब्लिक एक अलग किस्म की पब्लिक है, राइट। सो देयर आर टू इशूज़। तीसरा जो सवाल है आपका वो इसके ऊपर है कि आगे पहलगाम के अंदर जी, अमरनाथ यात्रा पे, अमरनाथ यात्रा मुझे फ्रैंकली नहीं लगता कि अमरनाथ यात्रा पे कोई इसके ऊपर प्रॉब्लम होगी। अमरनाथ यात्रा तो हमेशा ही टारगेट रहा है, और जो सिक्योरिटी एनवेलप हमेशा पड़ता है वही एनवेलप इस बार भी पड़ेगा, ठीक है। और जो दुश्मन है वो नए नए तरीके ढूंढता है कि कैसे इसके ऊपर किया जाए। और इसके अंदर जो पिलग्रिम्स भी आते हैं ना, और जो टूरिस्ट आते हैं, ये मौका देते हैं इन सब चीज़ों को होने के लिए। अच्छा, जो गवर्नमेंट है वो बताती है कि भाई आप जम्मू में आइए या श्रीनगर में लैंड कीजिए, आपको रिपोर्ट करना है, आपको कहाँ रहना है, आपको किस गाड़ी में चलना है, आपको सारी चीज़ें करती है, RFID करती है, ट्रैकिंग करती है, सब चीज़ें करती है। बिल्कुल। मगर इसमें भी कई लोग मनचले होते हैं और उनको लगता है चलो अब तो हो गया, अब तो थोड़ा निकल रहे हैं, अभी हम यहाँ हैं, हम थोड़ा गुलमर्ग हो आते हैं, हम इधर हो आते हैं, हम उधर हो आते हैं। और ये सब जब चीज़ें हैं, जब आप उससे एक सिक्योरिटी कवर से हट के चलते हो और अपने आप को एक्सपोज करते हो, और फिर कोई स्ट्राइक हो जाता है, तो जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको 7 बजे से पहले पहले बोला है कि आपने ये रास्ता क्लियर कर देना है, जहाँ पे रात को भी वो सिक्योरिटी कवर 24 घंटे नहीं रह सकता। अब वो 7 बजे अगर उसने CRPF वाले आदमी ने ड्यूटी दे करके उसको वापस अपने लाइन में जाना है, ठीक है, तो वो 7 बजे चलेगा। अब आप उसमें से चुपके से रह करके कहीं पीछे खाना खाने लगे और आप अब 9 बजे चल रहे हो और आपके ऊपर फायर हो जाए, तो जिम्मेदारी उसकी है कि आपकी है। तो इन सब चीज़ों के अंदर एक्चुअली क्या होता है, पब्लिक मैंने देखा है कि साथ नहीं देती। 99% देती है, बट दैट 1% जो नहीं देती है वो टारगेट हो जाती है, वही उसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और उसके बाद सारी सुई जो है गवर्नमेंट के ऊपर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर आ जाती है, राइट। तो ये अगर लोग सही तरीके से चलें तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो। तो मैं तो जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि जनरल साहब जैसे बता रहे हैं कि वो जो 1% लोग अपने मन की करते हैं, अपनी मनमर्जी से चलते हैं, वो कई बार किसी एक के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है। तो वो मत करिए। और कश्मीर में जो कुछ भी सिक्योरिटी फोर्सेस या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन या हमारी सरकार जो कुछ भी कहे, उसको ज़रा तवज्जो दीजिए, ध्यान दीजिए, और उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो आपका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। सर, इसकी आप चूँकि बात कर रहे हैं कि वहाँ पर आप इतने दिन रहे, आप ये बताइए फ्रैंकली, आपको लगता है कि आप अपने लाइफ टाइम में एक दिन ऐसे कश्मीर में जाएंगे जहाँ पर ये बंदिशें जो आप कह रहे थे ना कि सरकार सिक्योरिटी हम इतने तरह के इंतजाम करते इसलिए कि आप सुरक्षित रहें, इन सब के नहीं होगा, एकदम खुला घूमेंगे, जैसे कभी पंजाब में मिलिटेंसी थी, अब नहीं, आप आराम से जाते हैं, किसी दिन कश्मीर में हम ऐसे घूमने के लिए जाएंगे? या ये समय था, अभी भी है, मुझे जी, बीच में कुछ दिनों तो था, अभी भी है। देखिए, जस्ट बिकॉज ये एक इंसिडेंट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सब कुछ ख़राब हो गया, राइट। मैं खुद अभी जब कश्मीर लिट फेस्ट था पिछले साल अक्टूबर में, दिसंबर में, आई थिंक, हाँ दिसंबर में, मैं वहाँ गया था और तब मैं रिटायर्ड था, तो मेरे पास कोई एस्कॉर्ट नहीं थी, कोई फौज नहीं थी, कोई आगे पीछे नहीं चलता था, और मैं पूरा कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर देख करके आया। मैं अपना एयरपोर्ट से उतरा
एक नॉर्मल गाड़ी टैक्सी के अंदर बैठा, उस टैक्सी में मैं कुपवाड़ा गया, कुपवाड़ा से पंजगाम गया, पंजगाम से बारामूला गया, बारामूला से श्रीनगर आया, और मैं 2 दिन लगातार जो एक जहाँ पे कार्यक्रम था मैं वहाँ जाता था। और मुझे तो सारे लोग पहचानते हैं, शक्ल से पहचानते हैं, पुलिस पहचानती है, सिविलियन पहचानता है कि ये पुराने कोर कमांडर साहब थे। कोई गन नहीं था मेरे साथ, मैं था, मेरी वाइफ थी, हम जाते थे, और लोकल ड्राइवर था। ठीक है, बहुत लोग, बहुत फौजी, सर्विंग, रिटायर्ड, बड़े सिविलियन, बोट्स में, गुलमर्ग में कोई सिक्योरिटी नहीं है, लोग रहते हैं। मगर क्या होता है कि ये जो इंसिडेंट होता है ना टेरर का, वो सबको टेरराइज करने के लिए होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि लोग सड़क के ऊपर खड़े होकर के और लाइन अप करके लोग भूने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बट एक ही इंसिडेंट हो गया, अगले 6 महीने, 7 महीने, 1 साल तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक दुनिया सहमी रहेगी, फिर धीरे धीरे लोग वापस आ जाएंगे और फिर एक इंसिडेंट हो जाएगा, और इसी को टेरर बोलते हैं, इसी को टेररिज्म बोलते हैं, राइट। तो आज भी अगर कोई टूरिस्ट जाएगा, उसके साथ में कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ये हो जाती है कि जो सिक्योरिटी होती है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाती है एक इसके बाद में, फिर वो लोगों को पिंच करती है, फिर धीरे धीरे आम आदमी कहता है जब कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, 3 महीने 4 महीने हो गए, आप हमारे को क्यों गाड़ी रोक देते हो, हमारी कॉन्वॉय आपकी आती है फौज की, आप उसको यहाँ कर देते हो। तो ये जो फाइट है ना, टेरर और पीस के अंदर, ये कांस्टेंट चलता रहता है जब तक वहाँ पे एक परमानेंट पीस का माहौल ना हो जाए, ठीक है। जितने लोग जम्मू कश्मीर में टेरर अटैक के अंदर मारे गए, उसके कहीं गुना लोग अमेरिका के अंदर स्कूलों के अंदर फायरिंग के अंदर मारे जा चुके हैं। आप टोटल कर लीजिएगा इस साल का, ठीक है। सो बट मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे, मैं एक लाइन बोलता हूँ हमेशा, शांति है, शांत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक जो रेडिकल आइडियोलॉजी है वो अभी भी परसिस्ट करती है, जिसका खौफ वहाँ की पॉपुलेशन को भी है। ये मत समझ लीजिएगा कि जो एक कश्मीरी की आंख में दर्द देखते हैं आप, वो सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से है। अच्छा, वो उनकी आंख का जो दर्द है वो उनके पॉलिटिकल लीडर्स, उनके रिलीजियस लीडर्स, उनके सेपरेटिस्ट लीडर्स का भी एक भय है, जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं सकते, राइट। और उसका लाइन हमेशा होता है हमारे लिए, आपके पास तो कानून है, लॉ है, मगर उनके पास गन है। गिलानी के पास में गन नहीं था, गिलानी की एक आंख के इशारे के ऊपर लोग मारे जाते थे, बड़े बड़े लीडर मारे गए, ठीक है। दैट इज़ व्हाट टेरर इज, राइट। सो वो जो चीज़ है शांत होने में, कम से कम अच्छी एजुकेशन चली वहाँ पर, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो आप 15 से 20 साल से कम नहीं लगेगा। लेकिन उसमें राइडर आपने लगे कि अच्छी एजुकेशन हो और डेवलपमेंट हो। नहीं, डेवलपमेंट की इशू नहीं है वहाँ पर। अच्छा, एजुकेशन, ये हर एक आदमी के पास में बड़े बड़े घर हैं, ठीक है, खाने की कोई कमी नहीं है, राइट, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कहने को जॉब लोग बोलते हैं, बट एक्चुअली जितनी कमी झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ में है, वहाँ तो सब टेररिस्ट नहीं है ना, बाकी देश में भी है। सही बात, गरीबी है लेकिन टेररिस्ट तो है नहीं वहाँ पे। वहाँ पे क्यों है? सो जो एक प्रॉक्सिमिटी है एक देश के साथ, एक थॉट है जो वहाँ की जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने अपने इस्तेमाल के लिए चलाया कि हम लोग अलग हैं, हमको आज़ादी होनी चाहिए, या हम पाकिस्तान के साथ चले जाएं बिकॉज हम धर्म से एक हैं। तो दोनों चीज़ों का मेरे पास जवाब यही है कि अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान के अंदर पीस होता, अमन कायम होता। सबसे ज़्यादा जितने मुसलमान वहाँ मारे जा रहे हैं, उतने तो कहीं नहीं मारे जा रहे। पाकिस्तान की जो हालत है दुनिया देख रही है, तो धर्म की बात उधर हो गई। और अगर आप अलग हैं तो कश्मीर के अंदर ही बहुत लोग अलग अलग हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर ही बड़े लोग भिन्न हैं, ठीक है। कौन से भिन्नता के साथ जाएंगे आप? और हमारे देश की खूबसूरती यही है, खूबसूरती है कि आपकी भाषा और मेरी भाषा, आपके और रंग में और मेरे रंग में, आपके खाने और मेरे खाने, हम 4 लोग हैं यहाँ पे, ये कैमरामैन को मिला करके, हर एक आदमी की बैकग्राउंड में पैसे का लेयर, जात पात, धर्म, बिल्कुल हर चीज़ अलग है। तो क्या यहाँ पे लोग टेररिस्ट बन रहे हैं?
नहीं। साथ में रह करके एक अच्छी ज़िंदगी हम्म। जी रहे हैं। आई थिंक हमको उस पर देखना चाहिए। कह रहे कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये शिक्षा अच्छी हो, और शिक्षा और जिस टेरर की आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को भी कॉन्फिडेंस, सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसी का ही जिम्मा थोड़ी है। हमारे आपके जैसे जो नॉर्मल सिविलियंस हैं, वो भी अपने मन से इस डर को अगर निकाल के वैसे ही कश्मीर जाएंगे जैसे पिछले दिनों जा रहे थे, 370 के बाद हम सब ने देखा, तो उससे एक माहौल क्रिएट होगा जो कि जिस दिन हमारे देश की गवर्नमेंट, हम्म, जिस दिन हमारे देश के लोग जो कश्मीर में हमारे साथ हैं उनके साथ रहने लगेंगे, उनमें इन्वेस्ट करने लगेंगे, बिल्कुल दो टूक होकर के, सब चेंज हो जाएगा। आज तक की हमारी पॉलिसी रही है कि जो हमारे साथ है हम उसको देखते नहीं हैं, और जो हमारे दुश्मन है हम उनको पैसा देते हैं। ठीक है, इशारे मैंने बहुत कुछ कह दिया। सर ये बताइए, किस्मत को आप मानते हैं? बहुत मानते हैं। आपका एक वाकया इस किताब में मैं पढ़ रहा था, आप चूँकि इंटरव्यू के अंत की तरफ है, उसमें घटना का जिक्र है। आप यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में, मेरे ख्याल से IT कैंपस में पढ़ते थे। आप गोरखपुर के रहने वाले यहाँ कैसे आ गए थे? मेरे पिताजी किसी प्रोजेक्ट वर्क के लिए JNU में आए थे। अच्छा। 4-5 साल के लिए, तो उस टाइम पे हम भी उनके साथ यहाँ आ गए थे। और वहाँ पे आप रिज पे आप अपने दोस्तों के साथ और भाई के साथ गए थे? आपने अच्छा, हाँ हाँ। आपने शायद कहा कि कोई यहाँ से गिर तो नहीं जाएगा, और आप ही खुद ही गिर गए। क्या हुआ तब? चोट बड़ी ज़बरदस्त आपको आई, कैसे आप बचे, जरा किस्सा कुछ नहीं, सुनाइए। वो एक्चुअली में तब JNU के पीछे वसंत कुंज नहीं होता था, और वसंत विहार छोटी सी कॉलोनी होती थी, पूरा जंगल जंगल का, नाले वाले होते थे, कंडे लगे होते थे। और मुझे बहुत ट्रैकिंग का मतलब एडवेंचर का हमेशा शौक रहा। तो मैं, मेरा भाई 3 साल छोटा और मेरा एक अच्छा दोस्त था, हम तीनों वहाँ पर घूमने के लिए अपना सुबह सुबह निकल गए। संडे का मेरे ख्याल से टाइम रहा होगा। और एक जगह ऐसी थी जहाँ पे नाला सा था नीचे, और थोड़ा सा दीवार सी, पत्थर की सी दीवार सी थी, चट्टान वाली, और उसके अंदर मिट्टी होती है ना जो जम जाती है, तो मिट्टी ऐसे थी, और थोड़ा 6 फीट 4 फीट की हाइट पे मिट्टी थी। अच्छा। और उसको नीचे जा करके, अदरवाइज हमको नीचे आना पड़ता, नाले से ऊपर चढ़ना पड़ता। और मैंने कहा यार यहाँ से कोशिश करता हूँ, मैं देखते आता हूँ। अच्छा। और मैंने इतना ही बोला, मेरे ख्याल से जो आप बोल रहे हो, मुझे इतना याद नहीं है। मैंने यहाँ से गिरे तो बहुत चोट लगेगी, और आप गिर ऐसे ही की करा। और वो मेरे हाथ में जो मैंने वो पकड़ा था ग्रिप, वो मिट्टी ही थी, वो मेरे हाथ में आ गई, और मैं सीधा ऐसे गिरा, अपना सर नीचे और पैर तो इधर था, और सर नीचे करके गए, ऐसे गिरा। बट किस्मत अच्छी ये थी कि सर पे चोट नहीं लगी, और मैं पत्थर पे गिरा। अच्छा। और मेरा जो राइट एंकल था वो पत्थर के ऊपर लगा, और ये हाथ का मैंने सहारा लिया, तो मेरा एंकल टूट गया और हाथ भी टूट गया। थोड़ा सा काफ़ी दूर था जंगल के अंदर, पथरीले इलाके में, वहाँ से चल के आने में बड़ा मुश्किल था। तो कई बार वो मेरा भाई जो छोटा सा था, और जो मेरा दोस्त था, कभी कभी उन्होंने कंधे पे उठाया, कभी लंगड़ा करके आप चल रहे हो, पूरे कंडे कंडे लगे हुए थे। और तो क्या ब्रिज के अंदर गाड़ी तो होगी नहीं भाई, ऐसे करके किसी नहीं, तरह नहीं गाड़ी कहाँ, आप ट्रैकिंग पे गए होते हो, आप तो बिल्कुल उधर रास्ता ही नहीं था। वहाँ कंधा। JNU का जो न्यू कैंपस था जी, वहाँ पे एक रोड थी बस। उस कैंपस से हमारा भी वास्ता सर 20 साल पहले रहा अच्छा, है। हाँ, तो आप इसे जी। 35-40 साल पहले, 40 साल 42 साल पहले की बात है। जी। और वहाँ पे एक बस आया करती थी 6 बजे, 615। 615, हाँ। और वो आती थी सफदरजंग हॉस्पिटल तक आती थी। हाँ। और वो एक को लास्ट बस चलती थी वहाँ से। अच्छा। मुझे उस कैंपस का नाम नहीं है, ऊपर एक हॉस्टल होता था, बिल्कुल आइसोलेटेड हॉस्टल था वो। पूर्वांचल की बात कर पूर्वांचल हॉस्टल, अच्छा। ठीक है। तब वो 1-2 बिल्डिंग ही बनी थी उस टाइम पे। अच्छा। और बड़ी मुश्किल से हम, मेरे ख्याल से 5:30 बजे पहुँचे वहाँ पे। हमारी जेब में कोई पैसा बचे तो थे हम लोग, मैं तो कोई 11वीं में था, पता नहीं कौन सी क्लास में था। मेरे पास में 50 पैसे होंगे, और बाकी दोनों, वो तो मेरा छोटा भाई था, उसके पास कुछ नहीं था, दूसरा दोस्त था, उसके पास कुछ नहीं था। हमारी चॉइस ये थी कि हम रास्ते में उतरें या आगे चलें। तो हम सीधा जा कर के सफदरजंग वहाँ पहुँचे, एम्स में गए। और एम्स वाले ने बोला कि ऐसे केस सफदरजंग में होते हैं, तो हम सफदरजंग में गए। तो एम्स ने आपको कहा कि यहाँ से भागो, रास्ता दूसरे जगह। हाँ, यहाँ तो स्पेशलाइज होता है। अब बच्चों को क्या पता होता है, हम लोग, यू कैन जस्ट इमेजिन 14, 15, 16 साल की उम्र हम लोगों की। और हम चले गए वहाँ पर, और उस टाइम पे कोई स्ट्राइक से हो रखी थी। अच्छा। और मुझे अच्छी तरह याद है कि डेड बॉडीज़, एक्सीडेंट केसेस, सब हमारे सामने चल रहा था। ट्रॉमा सेंटर पहुँचे? ट्रॉमा सेंटर के अंदर। और रात को तकरीबन 12:30-1 बजे के आसपास कोई डॉक्टर आया, उसने लगाया प्लास्टर, और उसने सब कुछ कर दिया। प्लास्टर भी गलत हो गया हमारा, पूरा प्लास्टर यहाँ से, एंकल में चोट लगी, यहाँ से और प्लास्टर यहाँ से किया, अच्छा। थाई से, और टांग सीधी हो गई। और फिर वो 50 पैसे हमने डाले, हमें टेलीफोन यूज़ करना नहीं आता था। अच्छा।
और वो डाले और डायल करने की कोशिश करी, घरों में फ़ोन तो था नहीं, तो एक नेबर के पास में कहीं फ़ोन था, वो नंबर हमें याद पीपी था। फोन का जमाना था। हाँ, वो टुंग करके डाला, वो पैसे चले गए और उसके बाद में बात भी नहीं हुई, तो वो पैसे भी चले गए। अच्छा। फिर बाहर रुके, एक 3 व्हीलर लेकर के अपने घर में गए, पूरी सर्च पार्टियाँ उठ थी, पर ये गनीमत समझिए कि तो घर में आप ये बताइए कुटाई नहीं हुई। कुटाई नहीं हुई। कुटाई होने की पूरी संभावना थी, पूरे मोहल्ले वाले थे वहाँ पर, अच्छा। तो सब लोगों ने बचा लिया, नहीं तो कुटाई जरूर घर वालों ने पूछा कहाँ बहादुरी करके आए हो? वो मेरे फादर जानते थे अच्छी तरह कि ये थोड़ा सा सनकी आदमी है। मैंने ये भी सुना है कि आप इतना ही नहीं, आपको फौज में जाने की ललक ऐसी थी कि आप एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार आपने एसएसबी का इम्तिहान दिया, मतलब किसी कीमत पे आपको आर्मी ही ज्वाइन करनी थी। या करेक्ट। देखिए, मैं तो 10वीं के बाद में जवान भर्ती होने गया था। जवान भर्ती होने गए? मतलब आइडिया नहीं होता था कि ऑफिसर क्या होता है क्या नहीं होता, और अच्छा। मैं कमांडो कॉमिक्स, इंग्लिश नॉवेल्स और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वो मैं पढ़ के बड़ा हुआ था, तो उसमें एक ऑफिसर की जो इज्जत है बड़ी कम होती थी वहाँ पे जवानों, बिकॉज जवानों के बारे में लिखा था ना, तो कॉर्पोरल, सार्जेंट, सोल्जर, उनकी बड़ी इज्जत होती है। तो आई टू ऑलवेज थिंक कि पहले तो सोल्जर बनना है, फिर अगर आपको बनना हो तो अफसर तो मैंने सोचा नहीं था फ्रैंकली। अच्छा। तो हम तो कांस्टेबल सॉरी क्या थे, सार्जेंट बनने के चक्कर में अच्छा। भर्ती के लिए गए थे, और उसने देखा होगा मुझे और बातचीत में पता चल गया थोड़ा थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो उसने जो भी था जवान, उसने बोला कि बेटा आपको कोई पैसे वैसे की प्रॉब्लम है? तो मैंने कहा नहीं पैसे तो नहीं है, मेरे फादर प्रोफेसर हैं। तो कहते हैं आप क्यों होना चाहते हो? कहते हैं मुझे तो भर्ती होना है फौज के अंदर। तो उसने बोला कि आप अफसर हो के आ जाइए। अच्छा। तो मैं कहा मुझे अफसर तो बनना ही नहीं है, बिकॉज अफसर तो ऐसे निकम्मे होते हैं, लड़ाई में नहीं जाते, वो पीछे रहते हैं। अच्छा। जो कमांडो कॉमिक्स थी ना उसमें बिल्कुल, वही बिल्कुल। एक उनके बारे में बातचीत ऐसे होती थी कि ऑफिसर पढ़ा लिखा होता है, थोड़ा सा भयभीत होता है, जवान बिल्कुल एनसीओ निडर होता है, बेखौफ होता है। तो एनीवे उसने मना लिया, मैं चलाया, और 1 साल के बाद मैंने ट्राई किया। रिटन पढ़ाई लिखाई में मैं ठीक था, तो रिटन टक से हो जाता था, एसएसबी में नहीं होता था। अच्छा। तो तीसरी बार में हुआ मेरा एसएसबी। पहली बार में तो मेरा दिल बिल्कुल टूट गया था, नहीं हुआ, और मैं बहुत श्योर था अपने आप को, बहुत ही फन्ने खां समझता था। और आज मुझे अच्छा लगता है कि मेरा नहीं हुआ पहली बार और दूसरी बार, क्योंकि हर अटेम्प्ट के बाद में देयर वाज अ मैच्योरिटी व्हिच केम इन मी, एंड सो जो होता है सही समय पे होता है। असफलता ने आपको सिखाया? हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में असफलता से ज़्यादा सीखा, सफलताओं से कम सीखा। अब चूंकि आप जवान की बात करते हैं, अब जवान भर्ती होने गए, ऑफिसर बन गए, जनरल बन गए, फ़ौज के बारे में एक आम परसेप्शन बाहर से जो दिखता है कि फ़ौज में एक एलिटिज़म है, जो ऑफिसर्स हैं वो अपने आप को बड़ा क्लासी, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई, परवरिश और जिस तरह से ट्रेनिंग होती है वो जवानों से बहुत अंतर है उसमें, क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी। आप अपनी निजी ज़िंदगी, क्योंकि आपकी जो लाइफ है फ़ौजी की, उस फ़ौजी की लाइफ में मैं जब जिस किसी से भी बात करता हूँ, उसमें फ़ौजी वाला आपका 40% है, 60% एक गुड समैरिटन जिसे कह लीजिए, वो ज़्यादा आपके बारे में जिक्र होता है। तो जब आप आर्मी की लाइफ में थे, आपने उस चीज़ को कि फ़ौज का ऑफिसर और जवान या जीसीओ, इस अंतर को पाटने के लिए या इस तरह की दूरी अगर किसी के मन में है, उसको कम करने के लिए कभी कुछ किया अपनी लाइफ में? नहीं, देखिए, ये तो जो अगर आप सवाल मेरे बारे में पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये बताऊँ, ये नेचर की बात होती है मेरे ख्याल से। जी। मे बी मैंने घर में ये देखा हो, मे बी मैंने जब शादी करी तो मेरी जो धर्म पत्नी है वो अपने हाथ से हर कुछ अपने हाथ से ही करती हैं। तो एक उनका एक आपको कई चीज़ें चेंज हो करती हैं, आपको ये जो घर का परिवार का सिस्टम है वो चेंज करता है, आपकी बटालियन आपको चेंज करती है। तो मेरी बटालियन में एलिटिज़म रहा नहीं, कि हम जब गए तो कई दिन आपको जवानों के साथ रहना था, और जो एलिटिज़म में फंसा वो फिर आगे भी नहीं बढ़ा, उसको रिस्पेक्ट भी नहीं मिली। तो ये जो एक बड़ा फाइन बैलेंस होता है एक ऑफिसर का, देखिए फैमिलियरिटी और फ्रेंडशिप में बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। तो मेरी दोस्ती थी बट फैमिलियरिटी नहीं थी। अच्छा। राइट। सो जवान ऑफिस के अंदर जो मेरा रुतबा था, तरीका था काम करने का, वो कुछ और था, बट बाहर कुछ और था। अच्छा। तो ये जो एक ट्रेनिंग होती है एक ऑफिसर की, और बहुत थोड़ा सा गलत भी सोच है, ये लोग बहुत प्रपेल करते हैं, कुछ इक्का दुक्का ऑफिसर होते हैं जहाँ पे थोड़ी एलिटिज्म की भावना होती है। अच्छा। मगर आपको एक माहौल में रहना भी पड़ता है, बिकॉज आपको एक सिविल एनवायरनमेंट से डील भी करना है, ठीक है। अगर आप ये कहें कि भाई हम तो पैदल ही चल के जाएंगे हर जगह पर, तो आप ऑफिस नहीं पहुंच सकते। मैं ही गाड़ी चलाऊंगा हमेशा, तो फिर आप थके थके पहुंचोगे, आप आगे काम नहीं कर सकते। तो एक ऑफिसर की जिम्मेदारी का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। ठीक है। तो जो सहूलियतें आपको मिलती हैं वो आपको जिम्मेदारी के हिसाब से मिलती हैं, न कि
आपके पास, जैसे मैं लेफ्टिनेंट जनरल था, जब मैं कोर कमांडर था तो मेरे पास में घर, गाड़ी और जो सिक्योरिटी थी वो अलग थी। बट जैसे ही मैं कमांडेंट आर्मी वॉर कॉलेज में आया, वो बिल्कुल चेंज हो गई। ठीक है, सो इट इज़ बेस्ड ऑन अपॉइंटमेंट, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन योर रैंक पर से। ठीक है, वो आपकी जो जिम्मेदारी है उसके हिसाब से होता है, वो होना भी चाहिए उसके हिसाब से। मगर पर्सनली अगर देखा जाए तो एक फ़ौजी ऑफिसर, वो किसी भी रैंक का हो, उसका जो ग्राउंड कनेक्ट है वो बहुत रेयरली जाता है। बिकॉज हम बचपन में जब गेम खेलते हैं, तो मैं जब कमांडिंग ऑफिसर भी था, जब मेरी उम्र मेरी सर्विस 21 साल की थी, तो जवान जो 1 साल का जवान है, मैं उसके साथ में स्पोर्ट्स फील्ड में हैंडबॉल भी खेल रहा हूँ, बास्केटबॉल भी खेल रहा हूँ, हॉकी भी खेल रहा हूँ, रूट मार्च जा रहा हूँ तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ। राइट, सो एक वो कनेक्ट होता है, बिकॉज जब चलते हो तो उसकी आंख में बता जाता है उसके घर में प्रॉब्लम है नहीं है, एक एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल। तो मैं इन्फेंट्री से हूँ, तो हमारा तो और भी ज़्यादा जिम्मेदारी होता है कि आप इतना जवानों के साथ रहें कि जब आप उसकी आंख में देखें तो उसके दर्द जो है, उसके घर का दर्द आपको तुरंत पता चल जाए। नाम बताओ, बच्चे के बारे में बताओ, ये आपकी ट्रेनिंग में शामिल होता है, ये आपकी एक अपब्रिंगिंग में होता है। मैं 9 सिख का हूँ, और मेरी बटालियन का अपब्रिंगिंग ही बहुत अलग तरीके से था। तो आपके सूत्र वाक्य देख देख फतेह है। हाँ, देख देख फतेह है, बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, देख देख फतेह। बट पलटन का जो एक लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू माई बटालियन। मेरी वाइफ और जो मेरी पलटन है और जो मेरा परिवार का जो बैकग्राउंड है, ये सब तीनों चीज़ों का सम्मिश्रण है जो मैं आज हूँ, जहाँ पे मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ, आपके कैमरामैन के साथ में ही उतनी ही आसानी से बात कर सकता हूँ, और यहाँ पे बहुत अमीर आदमी यहाँ बैठ जाए तो भी मैं उसके साथ आसानी के साथ बात कर सकता हूँ। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे ना कोई अपेक्षा है और न मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ, एक इक्वल भावना होती है। सर, आपकी शादी भी एक ऐसे घर में हुई जो कि खुद वॉर हीरो थे। 71 की लड़ाई उन्होंने लड़ी, उनके तमगे मिले उनकी वीरता के लिए। उसके बाद मतलब आप एक ऐसे फैमिली से आ रहे जिसमें फ़ौजी कोई नहीं था। आप फर्स्ट मेरे ख्याल से फ़ौजी थे अपने परिवार में। उसके बाद शादी फ़ौजी के घर में हुई। उसके बाद फिर क्या आपके घर में फ़ौजियों की संख्या और बढ़ी? मतलब बच्चे फ़ौज में गए, कहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, वो देखिए, पहली बात है, जो मेरी शादी हुई, मेरे ख्याल से जब आप एक ऑफिसर यंग भी होता है ना, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। हाँ, प्लीज़। मुझे बहुत एक मेरी आँख के अंदर पट्टी थी, एक फौज, ग्लैमर ऑफ वॉर फाइटिंग, लड़ाई, वीरता, वो बचपन से रहा, स्टार्ट से, और अभी भी है मेरे दिमाग के अंदर, वो बहुत चलता है। मुझे तमगों का शौक है, मैं उस तमगे के लिए कहीं भी जा सकता हूँ, काम भी कर सकता हूँ। मतलब अच्छा। नॉट फॉर मतलब जो मेरे टेन्योर्स हैं कश्मीर के अंदर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी दिस थिंग। सियाचिन ग्लेशियर जिस दिन जी बिल्कुल। मेरा टेन्योर नंबर ऑफ डेज कंप्लीट हो गया, मैंने फट से वो तमगा लगाया अपने पास, बिकॉज यही हमारी जीवन की कमाई है। मेरे पास पैसे की ज़रूरत नहीं, मुझे समझ में आती कभी। मुझे ये जीवन की कमाई है जो मेरी इज्जत है। तो कई लोग, मेरे दोस्त भी, मेरे फ़ौज के भी दोस्त हैं, मुझ पर हंसते हैं कि यार तेरे को कैसा शौक लगा हुआ है। मैं ये अवार्ड्स की बात नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मगर जो फिज़िकल सर्विस की बात है, मैं उसकी कई बार मेरे से, जैसे जब मैं कोर कमांडर जा रहा था, तो मैंने जब मेरे चीफ ने मुझसे पूछा तुम कहाँ जाओगे, तो मैंने उनको बोला मुझे फ़लानी जगह जाना है एज ए कोर कमांडर, बिकॉज वो वाला तमगा मेरे पास अभी भी मिसिंग है। अच्छा। तो वो मुस्कुराने लगे देख करके, कहते तू पागल है अभी भी, ठीक है, थोड़ा सा बुजुर्गों वाली बात करो, सीनियर वाली बात करो। मैं वहाँ नहीं जा पाया, मुझे कश्मीर जाना पड़ा, बिकॉज वहाँ पे उस टाइम पे रिक्वायरमेंट थी शायद मेरी। तो ये जो बचपना है, वो मेरे में बचपना अभी भी है, ललक। ठीक, ललक। तो जब मैं एक फ़ौजी को देखता हूँ या देश की बात होती है, वो जो चीज़ है वो पता नहीं कहाँ से मुझ में पलट के वापस आ जाती है। तो जब शादी की बात हुई तो आपकी शादी लव मैरिज हुई, अरेंज मैरिज थी? हाँ, चलिए ठीक है, आप जो भी समझिए। मैं उनके फादर से बहुत इम्प्रेस था। अच्छा। ठीक है, बिकॉज वो वीर चक्र थे, और वो पूरे स्टेशन के अंदर वहाँ पे कई यूनिटें थी, और उनका नाम सब कल पंजाब सिंह VRC। मेरा जो CO था, जो उनसे उम्र में बड़ा था, जब वो आते थे वो खड़े हो जाते थे। एक रिस्पेक्ट होता है, वॉर हीरो, उनकी कहानियाँ थी, उनकी स्टोरीज थी, उनकी किवंदिता थी। तो एक आदमी वैसे ही थोड़ा सा वो था। वाइल मेरी वाइफ की अपनी पर्सनालिटी थी, वो अलग थी, उसका एक अलग किस्सा है। बट कई बार मुझे ये समझ आता है, जब मेरी वाइफ पूछती हैं कि तुमने मुझसे शादी करी या क्या रीज़न था, तो मैं उसको ये जवाब नहीं दे पाता कि आप शायद उनकी बेटी थी इसलिए मैंने आपसे शादी करी, ठीक है, बिकॉज शी वाज एंड अगेन अ वेरी हम्बल मैन।
जब मैंने उनको पहली बार देखा, अच्छा वो मेरे ऑफिस में एस्टेंट था पलटन का, मैं भी सेकंड लेफ्टिनेंट था, बहुत ही जूनियर मोस्ट अच्छा ऑफिसर। कहाँ पे मुलाकात हुई? ये मेरठ के अंदर। अच्छा। और वो गाड़ी रुकी और तब मेरा जो अर्दी था भागा भागा आया, कहता साहब सीओ साहब आए हैं 6 सिक्के। और मैं तुरंत भागा, मुझे मालूम था 6 सिक्के सीओ कौन है, तो मैं मिला नहीं था उनसे पहले। अच्छा। मुझे लगा 6 फीट, नाम कर्नल पंजाब सिंह। जी तो कर्नल पंजाब सिंह का मतलब 6 फीट, हाँ, सुन के ऐसे लगता ऐसे है बलिष्ठ। thing। अब वो छोटे से बहुत ही सिंपल लुकिंग पर्सन, और वो आए, उन्होंने हाँ बेटा सीओ है, मेरे सीओ नहीं थे। तो मैंने बोला कि आप उनके ऑफिस में बैठ जाओ, वो उनके ऑफिस में नहीं बैठे, मेरे ऑफिस में बैठ गए। तो एक हेलो था ना, ऐसे है। एंड सडनली आई फाउंड अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन। उनकी वाइफ से मैं मिला हूँ, आप मेरी जो सास हैं उनसे अगर आप मिलेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ है या कि एक आम, एब्सोल्युटली गुड ह्यूमन बींग्स। कहीं नहीं लगता कि पद, रैंक, वो 3-4 प्रेसिडेंट्स के साथ में उनकी फोटोग्राफ है, इंदिरा गांधी के साथ में फोटोग्राफ है। कहीं ये नहीं लगता उनके साथ जाने के ऊपर कि आप एक इतने बड़े इम्पोर्टेंट आदमी हीरो के साथ में। तो वो उनका एक रुतबा ही, एक उनकी पर्सनालिटी। सो मे बी मैं ऐसे लोगों के बीच में रहा। वही मैं कहना चाह रहा था, ये इसने भी आपको बहुत ग्राउंडेड बनने में बहुत मदद और की हो। सबसे ज़्यादा ग्राउंड तो मेरी वाइफ कर देती है ठग से। जैसे ही लोग, जैसे आप तारीफ कर रहे हैं जी तो अभी मैं जैसे ही घर में जाऊँ, उनको मालूम है भाई थोड़ी तारीफ वारीफ होगी, वो ऐसे पंचर कर देती है। तो वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बैलेंस मैरिज, जहाँ पे आपकी वाइफ आपको ज़मीन के ऊपर रखें, सही बात, आपको उड़ने ना दें। राइट, वो खुद ही बहुत क्वालिफाइड है। राइट, मुझसे ज़्यादा, कहीं से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। और वो कहीं किसी प्रोफेशन में होती तो मुझसे कहीं आगे चली जाती। बट वो हमेशा मुझको और मेरे परिवार को, दोनों तरफ के परिवार को संभाल कर रखा उन्होंने। मेरा बेटा, हम यूएस में थे, मैं उसकी 10वीं वहाँ पे हुई। अच्छा तो परिवार का माहौल ऐसा रहा कि जब वो सेलेक्ट हुआ, वहाँ पे उनको सेलेक्ट किया गया, फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम होता है एक। ओके। और पूरे अमेरिका के अंदर 10वीं 11वीं 12वीं के बीच में कुछ बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, और वो सेलेक्ट हो गया उसके अंदर। जी हमें भी नहीं मालूम था, उसको भी नहीं मालूम था। इट्स अ वेरी साइलेंट वे ऑफ सेलेक्टिंग। पूरे 1000 एक बच्चे सेलेक्ट होते हैं, एक बच्चा आपका इंडिया से आया हुआ और सेलेक्ट हो जाए और उसको बोला जाए कि आप यहाँ रुक जाओ। तो हमने उससे पूछा कि तुम रुकना चाहोगे? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, बहुत इन्वेस्टमेंट होगी और आप आगे जा करके यहाँ देश के कुछ बन सकते हो। तो उसने एक बड़ी सिंपल सी लाइन बोली कि पापा, पिताजी, या जो भी उसने बोला कि जब यहाँ के देश के लोग अपने देश के प्रति इतने पेट्रियाटिक हो सकते हैं तो हम अपने देश के लिए क्यों नहीं होते? अच्छा, मैं वापस अपने देश ही जाना अच्छा उसने पढ़ाई नहीं की वहाँ पे? वो उसने वो इस साल पढ़ाई करी। हम लोग जब वापस आए तो हमारे साथ वापस आ गया। हम रख सकते थे, हमारे पास पैसे की कमी थी, एक ऑफर भी था। अभी कहाँ है वो? आर्मी में है, वो फौज के अंदर है। वही फौज में ही है। वो अभी वो पुंछ से अभी आया है। अच्छा, अब वो किसी कोर्स के लिए जा रहा है। तो आप 9 सिखलाई के थे, बेटा किस में? बेटा भी 9 सिखलाई में गया। बेटा भी 9 सिखलाई में। तो आज 9 सिखलाई, अभी तक मेरे लोग कहते थे कि मेरा बेटा 9 सिखलाई में, आज वो 10 साल की नौकरी हो गई है और टाइम चेंज हो गया है। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि इसके फादर 9 सिखलाई में थे। अच्छा, सो वो शिफ्ट हो जाता है। लेकिन ये तो बड़ा दिलचस्प होगा कि एक टाइम पे बाप और बेटा दोनों ही देश के लिए वर्दी पहने, दोनों अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटीज पे जाए। बहुत प्राउड मोमेंट फॉर एनी फादर एंड मदर। इट्स वेरी, हम नहीं चाहते थे, मैं सही बताऊं आपको, बिल्कुल द क्रेडिट डजंट गो टू अस। ना मैं और ना मेरी वाइफ हम चाहते थे कि हमारा बेटा, बिकॉज हमें नहीं लगता था कि वो फौज के लायक है। अच्छा, इसलिए? हाँ, बिकॉज वो एक उसका रुतबा, उसका रुझान गिटार के ऊपर था। ही वॉज अ गुड ड्रामर, ही वॉज अ गुड डिबेटर। उसकी किताबें जो पढ़ता है वो बिल्कुल अलग किस्म की किताबें पढ़ता है। अच्छा, तो बचपन से पढ़ता था, तो मुझे नहीं लगता था कि वो इस तरफ जा पाएगा। बट समवेयर 12वीं के अंदर एक कोई कैप्टन साहब आए उनके स्कूल के अंदर, उन्होंने कोई मोटिवेशन लेक्चर दिया, और वो और उसके कई दोस्त जो सब इंजीनियर बनना चाहते थे, अच्छा, वो सब के सब, उनका दिशा जो है चेंज हो गया। और यही कहते हैं भाग्य, और वो दिशा चेंज हो गया। उसने डिसाइड किया कि अब तो हमने यहीं जाना है। अप्लाई किया उसने, पहली बार में उसका एसएसबी में नहीं हुआ, पहली बार। अच्छा, ठीक है, तब मैं ब्रिगेडियर था, तो उसको भी लगता था कि मैं तो ऑफिसर का बेटा हूँ, मैं तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बट एसएसबी है, वो बहुत ही साइंटिफिक है, वो नहीं किसी को देखती। सेकेंड टाइम ही वेंट फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड देन ही गॉट थ्रू। वो 2-3 किस्म की एंट्रियाँ थी, सब में उसका हो गया, दोनों किस्म की एंट्री। एंड देन ही जॉइंड एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। मतलब उसने एक टेन्योर उसने कश्मीर में कर लिया है, एक पुंछ में कर लिया है, और दोनों ही बहुत 2.5-3 साल
बहुत टफ इलाके के अंदर शेलिंग, फायरिंग, बैट एक्शन सब कुछ देखा है उसने, बट ही इज़ वेरी प्राउड, वेरी हैप्पी। नहीं, होने वाली बात ही है। सर, आप जो अपनी कहानी बता रहे हैं ना, सुना रहे हैं, उसमें आपके लिए जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स कह लीजिए, ताकत, जिसकी बदौलत आप आज इस तरह से बैठे हुए हैं और आप जिन मेडल्स की बात कर रहे हैं, जिस पे वो आपको फ़ख्र होता होगा, वो आपकी वाइफ है। वो थ्रू आउट आपके साथ रही होंगी, एकदम ये पिलर तो आपने सवाल पूछना था, इसका जवाब मैं देता अगर आपने नंबर खुद ही बना लिया। नहीं, सुनिए तो और अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो नहीं है। तो इस पे नहीं, मैं पूछ कुछ और रहा हूँ। मैं ये पूछ ये रहा हूँ कि आपके तो कश्मीर का 7 टेन्योर आप रहे। कश्मीर आपने उस दौर से देखा जब कश्मीर डिस्टर्ब्ड था और अमन तक आपने देखा। उनकी धड़कनें भी 25 बार ऊपर नीचे। कभी उन्होंने कहा नहीं कि यार मुझे डर भी लगता है कभी तुम्हें लेकर? कभी नहीं बोला। कभी नहीं बोला? कई इंस्टेंसेस हैं अच्छा। जिसमें लोगों ने बताया। एक इंस्टेंस था जिसमें आपके घर में जब मॉर्निंग अनटाइमली कॉल होता है ना, जब आपका हस्बैंड फील्ड में होता है और कोई बिना बताए कॉल हो जाए, कोई बिना बताए आ जाए, तो आपकी धड़कन बंद हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल। सो कश्मीर में जब मैं मेजर था तो एक थोड़ा सा बड़ा खतरनाक समय निकल रहा था। अच्छा। तो ऐसे टाइम पे कॉल फोन्स ना आए ज़्यादा रहता था। अच्छा, ठीक है, सो मुझे मालूम है कि व्हाट शी इज़ गॉन थ्रू, बट शी विल नेवर टेल। ठीक है, शी विल नेवर ऑल्सो टेल कि शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी। ठीक है। नहीं सर, कुछ चीज़ें जो है वो शब्दों से बयान नहीं की जाती है। आप इंसान की आंखों में अगर पढ़ना जानते हैं तो नहीं, आंखों से नहीं पता चलता। ठीक है, नहीं, बहुत तेज होती हैं। ऐसे हो ठीक है, आप उनकी सारी क्रेडिट को ऐसे कर रहे हैं। मैं अगली बार जब पॉडकास्ट करूँगा तो आपके साथ उनको भी बिठाऊंगा। तो खैर, एनीवे सर, मैं यही चाहूँगा कि आप जब तक आपने वर्दी पहनी तब तक आपको देश के लिए तमगे सरकार के जो फ़ौज की तरफ से होते वो मिले, लेकिन उसके बाद भी फ़ौज में रहते हुए जो काम आपने किया, जो गुडविल, जो गुड जेस्चर और जो गुड समैरिटन वाली मैंने बात की, वो आने वाले टाइम में भी आप लगातार करते रहें। और आपकी जो लाइफ है वो एक नहीं, मुझे लगता है सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों को मोटिवेट करेगी ऊपर जाने के बाद भी ज़मीन से जुड़े रहने के लिए। और मैं चाहूँगा कि ये किताब सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसी आप पे बायोग्राफी आए, आप पे फिल्म बननी चाहिए। फिल्म और वेब सीरीज़ के लायक आपकी पूरी लाइफ है, और इसलिए नहीं कोई इंटरटेनमेंट, इसलिए कि मोटिवेट करने के लिए इंस्पायरिंग और एस्पायरिंग स्टोरी आपकी है। तो सर, आपने मेरे लिए टाइम निकाला, वक्त दिया, आप आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स, आई एंजॉय।